हेलो। हेलो। एक बार मुझे फटाफट से बता दो, आवाज आ रही है सभी को? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है या नहीं? आवाज आ रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही है सभी को? और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो बताना। आगे कंटिन्यू करें सेशन को? चलो, तो अभी देखो, जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में आपको जो क्वेश्चन नंबर 56 दिख रहा है उसको फटाफट से रीड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 56 जो है उसको फटाफट से आप लोग रीड करना स्टार्ट करो। सिंपल क्वेश्चंस है, इजीली बनते जाएंगे। बस अच्छे से पूरा क्वेश्चन पढ़ना और जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे समझना कि कैसे उसको हम यूज में लेंगे जिससे हमारा सॉल्यूशन बन पाए वैसा। तो फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आर अवेलेबल ऑफ आरके लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। 8% डिबेंचर्स दिया है 125 मिलियन, 10% बॉन्ड्स 50 मिलियन। ठीक है, सब फिगर्स आपकी मिलियन में। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 100 मिलियन। रिजर्व्स एंड सरप्लस 300। टोटल असेट्स 600। असेट टर्नओवर रेशियो 1.1। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया है आपको 8% का। देन इफेक्टिव टैक्स रेट दिया 40%। ऑपरेटिंग मार्जिन 10%। डिविडेंड पे आउट रेशियो 16.67%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर्स 15%। एंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया है 14 रुपए। बहुत सारा डेटा दिया है ये वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्या बनाना है देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ आरके लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले तो आपको इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, जो कंपनी है आरके लिमिटेड उसका आपको इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। और जैसे ही अब आप सोचोगे इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो सबसे पहली चीज जो आपको लगेगी वो क्या रहेगा? सेल्स। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करोगे तो यही होगा ना, सेल्स में से हम क्या करेंगे? यहां पर सेल्स में से हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट लेस करेंगे तो हमारा ईबीआईटी आएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम में से क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट भी लेस कर देंगे तो क्या होगा? हमारा अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसमें से टैक्स लेस करेंगे तो क्या होगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पर हम सेल्स कैसे निकालें। ठीक है, सेल्स कैसे निकालें? तो यहां पर देखना, आपको जो है टोटल असेट्स दे रखा है, कितना है? 600। और साथ में आपको असेट टर्नओवर रेशियो दिया है, कितना है? 1.1। ठीक है, तो आप मुझे बताओ असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, बताना फटाफट से बताओ, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ये सब फॉर्मूलेज वगैरह आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बहुत बार यूज में भी लेते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ आप एएफएम में यूज में लेते हो। ठीक है, असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला तो क्या होता है? आपके एफआर में भी यूज में आ जाता है वैसा है। असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? असेट टर्नओवर रेशियो। अब यहां पर मिस्टेक होने की चांसेस थोड़ी सी रहेगी। अगर कोई स्टूडेंट असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलता है असेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर, तो आपने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला असेट डिवाइड बाय टर्नओवर नहीं होता है। क्या होगा? टर्नओवर डिवाइड बाय सेल्स भी तो गलत है। ठीक है, असेट डिवाइड बाय टर्नओवर जिसने बोला है आशीष आपका गलत है। अर्पिता आप बोल रहे हो टर्नओवर डिवाइड बाय सेल्स। टर्नओवर और सेल्स दोनों एक ही मतलब है ना। ठीक है, टर्नओवर और सेल्स दोनों एक ही मतलब है। मे बी आपने लिखने में कुछ मिस्टेक कर दी। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? टर्नओवर डिवाइडेड बाय असेट्स। ठीक है, जितने भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं उन सभी के न्यूमरेटर में क्या होगा? आपका टर्नओवर आएगा। ठीक है, तो यहां पर असेट टर्नओवर रेशियो का जो आपका फॉर्मूला है उसमें मिस्टेक मत करना। क्या आएगा? आपका न्यूमरेटर में टर्नओवर आएगा और डिनोमिनेटर में असेट्स आएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। करेक्ट। ठीक है, नहीं आपने जो बताया फॉर्मूला सेल्स डिवाइड बाय असेट एकदम करेक्ट है। ठीक है, टर्नओवर लिख दो, सेल्स लिख दो, एक ही बात है। अब यहां पर आपको असेट टर्नओवर रेशियो 1.1 दिया था इज इक्वल्स टू टर्नओवर डिवाइडेड बाय असेट कितना है? 600। तो देयरफॉर टर्नओवर कितना आ जा रहा है बताओ? 600 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। ये करने पे क्या होगा? 660 रहेगा, तो 660 मिलियन।
कि जो भी हम फिगर्स लिख रहे हैं यहां पर वो सब क्या है, मिलियंस में, क्योंकि क्वेश्चन में भी जो आपको फिगर्स दे रखी है ये सब ये किसमें, मिलियंस में। ओके, तो टर्नओवर जो है हमारा आ गया, सेल्स हमारा आ गया कितना, 660 मिलियन। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखना, आपको एक चीज दिख रही होगी यहां पर कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो कितना है, 10% है। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन 10% है, इसका मतलब हम इजीली ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सेल्स हमारा 660 मिलियन है, ऑपरेटिंग मार्जिन हमारा 10% है, तो आप मुझे बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहेगा, यहां पर देखो मैं लिखना ही स्टार्ट कर दे रहा हूं। सेल्स जो है ये हमारा है 660 मिलियन। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सेल्स में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो क्या होगा, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है निकल के आएगा। अब क्वेश्चन में एक चीज बोल रखा है कि ऑपरेटिंग मार्जिन इज 10%, इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहेगा, 10% ऑफ सेल्स। तो 660 का 10% जो है, 10% ऑफ 660 कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना रहेगा। सेल्स 660 मिलियन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 66 मिलियन है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या रहेगा, ये तो आपका बैलेंसिंग फिगर बोल के निकल के आ जाएगा। ठीक है, 660 में से आप क्या लेस करोगे तो 66 आएगा, तो 660 माइनस 66 कर दो, कितना हो रहा है, 594। ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी निकल के आ गया कितना, 594 मिलियन। समझ में आ गया यहां तक? ओके, अब देखो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसमें से हम क्या लेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट लेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट लेस कर रहे हैं, और इंटरेस्ट निकालने में मिस्टेक मत करना। इंटरेस्ट एक्सपेंस बताना क्या रहेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या रहेगा बताओ। क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में आपको 8% डिबेंचर्स दिया है, कितना है, 125 मिलियन। 10% बॉन्ड्स दिया है, कितना है, 50 मिलियन। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है, ठीक है, यहां पर अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि 8% डिबेंचर्स जो है 125 मिलियन, ठीक है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो रहेगा 125 मल्टीप्लाइड बाय 8%, और जो 10% बॉन्ड्स है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस रहेगा वो रहेगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 10%। यहां पर आप मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, यहां पर आपके एंड से जो है गलती हो जाएगी। समझ में आ रही है कि बात? अगर मैं यहां पर जो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस पूछ रहा हूं, ठीक है, और अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस कुछ ऐसे निकाल रहे हो, 8% डिबेंचर्स जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या, 125 मल्टीप्लाइड बाय 8%, और 10% बॉन्ड्स जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या, 50 मल्टीप्लाइड बाय 10%। यहां पर आपके एंड से मिस्टेक हो जाएगी। क्यों मिस्टेक हो जाएगी? करेक्ट, ठीक है, अर्पिता ने सही रीजन दिया उसका, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो है एक चीज क्या दी है, देखो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दे रखा है। ठीक है, आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है क्वेश्चन में दिया है कितना है, 8%, तो आपको इसे यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो दिया ना 8%, आप उसको यूज में लोगे। अगर आप 125 मल्टीप्लाइड बाय 8% करोगे प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 10%, यहां पर आपके एंड से मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपने क्या मान लिया, 8% डिबेंचर्स पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग है, 10% बॉन्ड्स जो है पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग है। बट वो जरूरी नहीं है ना, हो सकता है कंपनी ने डिबेंचर्स जो है साल के बीच में इश्यू किया होगा, बॉन्ड्स जो है साल के बीच में इश्यू किया होगा कभी भी। ठीक है, तो आप उसे ये नहीं मान सकते कि वो पूरे एक साल से आउटस्टैंडिंग ही थे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज में ले रहे हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है, 8% है। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बताना क्या रहेगा, यहां पर पूरे मिला के जो लाइबिलिटी है वो कितने की रहेगी। ठीक है, लाइबिलिटी जिसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो कितने की है, 125 मिलियन प्लस 50 मिलियन, कितना हो जाएगा, 175 मिलियन। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है, 8% है। तो हम डायरेक्टली इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख के बता रहा हूं आपको, 175 मल्टीप्लाइड बाय 8%। समझ में आ गया आशीष? मैं वही कह रहा हूं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ही हमने यूज में लिया। ठीक है, 175 मल्टीप्लाइड बाय 8% कर रहे हैं हम, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यूज में ले रहे हैं। मैं ये बोल रहा था कि ये हमने नहीं करना चाहिए, ये हमने नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? ओके, तो 175 मल्टीप्लाइड बाय 8% बताना करने पे क्या आ रहा है, 175 मल्टीप्लाइड बाय 8%, ये करने पे कितना आ गया आपका, 14 आ रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लेस कर दे रहे हैं। ये जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसको आप ईबीआईटी भी बोल सकते हो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 66 माइनस 14 करने पे क्या होगा, 52 आ रहे हैं, है ना, 52 आ रहे हैं।
तो ये क्या आ गया हमारा, ये क्या चीज आ गया, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ठीक है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, एकदम करेक्ट। तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स हमारा 52 आ गया। अब हम इसमें से और क्या लेस करेंगे, टैक्स लेस करेंगे। टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया है क्या, बताओ। टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ दिया है। इफेक्टिव टैक्स रेट कितना है, 40% है। तो टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। तो बताना यहां पर टैक्स एक्सपेंस कितना बनेगा। 52 मल्टीप्लाइड बाय 40% कर लो, 52 मल्टीप्लाइड बाय 40%। ये करने पे कितना आ रहा है, 20.8 आ रहा है। ठीक है, 20.8 आ रहा है। तो 52 माइनस 20.8, ये करने पे कितना हो जाएगा, 31.2। ये क्या आ गया आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, आप अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बोल दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल दो, एक ही बात है। तो ये हमारा आ गया 31.2 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब और कोई चीज हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोला था, तो वैसे तो काम हो चुका है। ठीक है, हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है निकाल के बता दिया, कितना आ रहा है, 31.2 मिलियन। यहां पर आप ये लिख देना कि सभी की सभी फिगर्स जो है आपकी क्या है, मिलियंस में। ओके, बट अगर आपको यहां पर अर्निंग्स पर शेयर वगैरह भी निकाल के बताना है तो आप बता सकते हो। कैसे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो उससे क्या होगा, आपका अर्निंग्स पर शेयर भी निकल के आ जाएगा। यहां पर आप मुझे बताना कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, जो कंपनी है आरके लिमिटेड, इसके पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, कैसे पता लगाएंगे। यहां पर आप देखना, आपको दिया है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर कितना है, 10 रुपए, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 100 मिलियन है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 100 मिलियन है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा। यहां पर अगर मैं आपको पूछ लेता हूं कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, तो बताओ क्या रहेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है कितना रहेगा। बहुत सिंपल है, कैसे निकालोगे आप, इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 मिलियन का, एंड फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर है 10 रुपए का। तो पूरे मिला के कितने इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है, 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 10। 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 10 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, एकदम करेक्ट। ठीक है, 10 मिलियन इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। अब यहां पर अगर मैं आपको पूछता हूं कि अर्निंग्स पर शेयर क्या है, ये जो कंपनी आरके लिमिटेड, इसका अर्निंग्स पर शेयर क्या है, तो क्या रहेगा बताना। अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकालोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। 31.2 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, कितना आ रहा है, 3.12 आ रहा है। ठीक है, ये 31.2 भी मिलियन में है, और ये जो 10 है ये भी मिलियन में है। ठीक है, तो ये 3.12 मिलियन नहीं आया। अर्निंग्स पर शेयर क्या है, ₹3.12 पर शेयर। ठीक है, ये आपका मिलियन में नहीं है। अर्निंग्स पर शेयर आ गया 3.12। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आपको कुछ डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया था, ये रहा डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, 16.67% है। ठीक है, 16.67% है। तो यहां पर अगर मैं अब आपको पूछ रहा हूं कि डिविडेंड पर शेयर क्या है, कि डिविडेंड पर शेयर, तो वो कैसे निकालेंगे बताना। अर्निंग्स पर शेयर है 3.12, डिविडेंड पे आउट रेशियो 16.67%। तो डिविडेंड पर शेयर क्या रहेगा, अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो, 3.12 मल्टीप्लाइड बाय 16.67%। ये करने पे बताना कितना आ रहा है, 3.12 मल्टीप्लाइड बाय 16.67%। ये करने पे आ रहा है 0.52। तो हमारा डिविडेंड पर शेयर जो ये भी निकल के आ गया। अब हमारा आप बोल सकते हो एक तरीके से पूरा इनकम स्टेटमेंट बन चुका है। ठीक है, हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी निकाल के बताया, पहले कितना आया 31.2 मिलियन। बाद में हमने अर्निंग्स पर शेयर भी निकाल के बता दिया, क्योंकि यहां पर हम निकाल सकते थे वो चीज, कितना आ गया ₹3.12 पर शेयर। और बाद में हमने डिविडेंड पर शेयर जो वो भी निकाल के बता दिया, कितना आ रहा है 0.52 पर शेयर। ठीक है, इसी के साथ जो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इनकम स्टेटमेंट हमारा प्रिपेयर हो गया। ओके, अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट दी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो आप मुझे बताओ ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपके एंड से आंसर्स आने चाहिए। ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं वेट कर रहा हूं कि आपके आंसर्स की, मैं वेट कर रहा हूं, बताओ ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, और उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, बी मल्टीप्लाइड बाय आर। ये बी मतलब क्या होता है आपका, बी मतलब होता है रिटेंशन रेशियो।
और आर मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, ध्यान में आ रहा है कि नहीं। पी मतलब होता है रिटेंशन रेशियो और आर मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहां पर आप रिटेंशन रेशियो कैसे निकालोगे, कि बी मतलब रिटेंशन रेशियो होता है, और ये हम कैसे निकालेंगे, 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 16.67%। तो 100% माइनस 16.67% करने पे कितना आ रहा है, 83.33%। ठीक है, तो यहां पर हमने रिटेंशन रेशियो तो निकाल लिया, रिटेंशन रेशियो आ रहा है 83.33%। अब आप मुझे फटाफट से रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी निकाल के बता दो, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी निकाल के बता दो। हाँ, आप पूरा फॉर्मूला नहीं बता पाए अर्पिता, रिटेंशन रेशियो वाला होता है कुछ, तो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। ओके, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटेंशन रेशियो भी हमने निकाल लिया, कितना है 83.33%। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालते हैं, ये सब फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। क्या हम शेयर होल्डर्स इक्विटी लिख दे रहे वैसे, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% नहीं दिया है, मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% नहीं दिया है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर्स है, दिस इज नॉट रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, गलत हो जाएगा, 15% रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर्स, ये आपका आरई है, आरई, ये आरई है, ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको निकालना पड़ेगा, और रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी बोल दो, शेयर होल्डर्स फंड बोल दो, एक ही बात है। तब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास है ऑलरेडी, कितना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमने फर्स्ट वाले पार्ट में जब इनकम स्टेटमेंट बनाया था ना, तो उसमें हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी आ चुका है। कितना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 31.2। ठीक है, तो लिख दो 31.2 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यही होगा ना। शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या रहेगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल तो दे रखा है, मुझे इतना पक्का है 100 मिलियन दिया था आपको, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है देखो आपको दे रखा है, कितना है 100 मिलियन, और साथ में आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी दे रखा है, कितना है 300 मिलियन। तो आपका जो शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है वो कितना हो जाएगा, 100 मिलियन प्लस 300 मिलियन, 100 मिलियन प्लस 300 मिलियन। तो हम क्या कर रहे हैं, 100 प्लस 300 करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितना आ रहा है बताना, ये शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है इसमें क्या होगा, दो चीजें आएगी, एक रहेगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, ये देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक क्या रहेगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस, और इन दोनों को आपको ऐड करना रहेगा। तो 100 प्लस 300 करने पे क्या हो गया, 400 आ रहा है। अब 31.2 डिवाइडेड बाय 400, ये करने पे आ गया 0.078, 0.078, दैट इज परसेंटेज टर्म्स में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो कितना आ गया 7.8%। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमारा आ गया, कितना 7.8%। अब तो ग्रोथ रेट निकाल ही सकते हैं, ग्रोथ रेट क्या होगा, बी मल्टीप्लाइड बाय आर, बी कितना है 83.33%, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कितना है 7.8%, इसको हम डेसिमल में लिख दे रहे हैं 0.078, मल्टीप्लाई करना 83.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.78, 83.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.078, 0.078, ये आ रहा है 6.49974। तो अगर आप दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करोगे तो ये क्या आ रहा है 6.50%, 6.5% आप लिख सकते हो। सेकेंड वाले पार्ट का भी आंसर आ गया, करेक्ट है, ठीक है। 7.8% जिन्होंने बताया करेक्ट है। शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है, शेयर होल्डर्स फंड जो है 400 मिलियन, वो भी करेक्ट है आप लोग का। एंड फरहान आपने जो आंसर दिया है 7.8% रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी सही है, ओके। तो आपका यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो है वो आखिर में क्या निकल के आ गया 6.5%, ठीक है, 6.5%, ये आपका सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है अब देखते हैं, पहले दो पार्ट के तो आंसर आ गए। फाइंड आउट द फेयर प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर्स यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। आपको
फेयर प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर निकालना यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकाल रहे हैं एट द टाइम t इक्वल्स टू 0, और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए यहां पर हमें जो फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा वो कौन सा रहेगा बताओ। कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का। ठीक है, यहां पर हम ये मानेंगे कि जो ग्रोथ रेट आया है हमारा 6.5% का, ठीक है, ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक रहने वाला है। ओके, हम कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस जी। ठीक है, D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस जी। अब D1 कैसे निकालोगे आप, हमने ऑलरेडी D0 निकाल रखा है, हमने ऑलरेडी D0 निकाल रखा है। ये हमारा D0 आया था, कंफ्यूज मत होना, ये D0 था। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आर अवेलेबल ऑफ आरके लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, और यहां पर हमने D0 निकाला था, यहां पर हमने D0 निकाला था, तो जो कितना आया था 0.52 आया था। ठीक है, 0.52 आया था। तो यहां पर आप बताना D1 कैसे निकालोगे आप, D1 कैसे निकालोगे। D1 तो क्या होता है, D0 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस जी, ओके, होल डिवाइडेड बाय ये RE माइनस जी। अब आपको वैल्यूज पुट करना है तो वैसे वैल्यूज पुट कर दो कि D0 कितना है 0.52 है, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस जी कितना रहेगा 6.5% को, 6.5% को आप डेसिमल में क्या लिखोगे 0.065। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पर RE कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर्स कितना है 15% है। ठीक है, तो आप ये 15% लिख दो, माइनस 6.5%। अब 0.52 था आपका। ठीक है, D0 क्या था, डिविडेंड पर शेयर एट टाइम t इक्वल टू 0 कितना था 0.52 था, उसमें अब आपको क्या करना है 6.5% ऐड करना है। 0.52 में जब आप 6% ऐड कर दे रहे हो तो कितना आ रहा है 0.5538 आ रहा है, 0.5538, और डिनोमिनेटर में बताना क्या आएगा 15% माइनस 6.5%, ये करने पे क्या होगा 8.5%। डिवाइड कर दो और बताओ फाइनल आंसर क्या है। ये आपका 6.52 आ रहा है, अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो क्या आ रहा है 6.52। फेयर प्राइस जो है ऑफ द कंपनी शेयर्स वो कितना आ रहा है 6.52 आ रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है एट ए टाइम t इक्वल टू 0 कितना आ गया 6.5। करेक्ट है कि आप लोगों ने जो आंसर्स कमेंट किए थे एकदम बराबर है। अब और कुछ पूछा है क्या, यही 3 सब क्वेश्चंस थे। एक और चीज है, एडवाइज वेदर द शेयर इज अंडर प्राइज्ड और ओवर प्राइज्ड। यहां पर आपको जो करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया है कितना है 14 रुपीज, तो आपको P0 दे रखा है, ये क्या चीज है P0 है। ठीक है, 4th वाले पार्ट में देखना P0 जो है आपको दिया है कितना है 14 है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो एट ए टाइम t इक्वल टू 0 कितना है 6.52 है। यहां पर कंपैरिजन करने पे क्या दिख रहा है P0 इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू जो है एट ए टाइम t इक्वल टू 0। यहां पर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर शेयर्स आर ओवर प्राइस्ड, शेयर्स आर ओवर प्राइस्ड। तो ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे इसको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। ओके, ग्रोथ रेट वाला आंसर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये चीज समझ में आई। रिटेंशन रेशियो जो है 83.33% रहेगा, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं अर्पिता। रिटेंशन रेशियो 83.33% रहेगा, समझ में आ गया। क्योंकि रिटेंशन रेशियो आप कभी भी कैसे निकालोगे 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो 100% माइनस 16.67% करने पे क्या हो रहा है 83.33% आ रहा है। अब जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने ऑलरेडी निकाला था 31.2 मिलियन। शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 मिलियन है, रिजर्व एंड सरप्लस 300 मिलियन है, तो आपका जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है, शेयर होल्डर्स फंड जो है कितना आएगा 400 मिलियन। 31.2 डिवाइडेड बाय 400 करने पे क्या आ रहा है 0.078, इसका मतलब भी कितना 7.8%। ओके, तो अब 83.33% मल्टीप्लाइड बाय 0.078 करने पे कितना आ गया 6.5%। अब समझ में आ गया, अभी मैंने फिर से एक्सप्लेन किया उसमें समझ में आ गया पूरा।
तो जब भी आपको ग्रोथ रेट निकालना होता है, ठीक है, जब भी आपको ग्रोथ रेट निकालना होता है और क्वेश्चन में आपको क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो वगैरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है, रिटेंशन रेशियो के बारे में कुछ दिया है वैसा, या रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में कुछ दिया है, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज में लोगे, बी मल्टीप्लाइड बाय आर। माइनस नहीं मल्टीप्लीकेशन, बी मल्टीप्लाइड बाय आर है, बी मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक है, माइनस मत करो। यहां पर बी का वैल्यू क्या है 83.33%, फिर उसको मल्टीप्लाई करो आर से, और आर कितना है आपका 0.078, ठीक है। दोनों चीज को परसेंटेज में मत रखना, दोनों चीज को परसेंटेज में मत रखना। यहां पर आपने देखा होगा कि जब मैं ग्रोथ रेट निकाल रहा हूं तो मैंने क्या करा, रिटेंशन रेशियो को जब परसेंटेज में लिखा है, मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी को क्या करा, डेसिमल में लिखा, ठीक है। या फिर देखो आप यहां पर क्या कर सकते थे कि आप रिटेंशन रेशियो जो है उसको डेसिमल में लिखो, तो ये जो 83.33% है ये डेसिमल में कितना हो जाएगा, 83.33 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा 0.8333 मल्टीप्लाइड बाय। अगर आप रिटेंशन रेशियो को आप डेसिमल में लिख देते हो तब आपको रिटर्न ऑन इक्विटी किसमें लिखना पड़ेगा, परसेंटेज में, कितना 7.8%। फिर से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा 6.5%, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमने ये क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम में ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। अभी भी अगर आता है तो 8 मार्क्स वगैरह के लिए पूछेंगे, या फिर इसके ऊपर बढ़िया सी मस्त सी एकदम केस स्टडी बना के भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, ओके। और यहां पर कहां पर मिस्टेक हो सकती है मैंने आपको पूरा बता दिया है, तो उसको ध्यान रखना। इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालते वक्त ये चीज बिल्कुल मत करना, ठीक है, कि आपने 8% डिबेंचर्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐसे निकाला और 10% बॉन्ड्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस आप ऐसे निकाल रहे हो और फिर इन दोनों का ऐड कर रहे हो, ये चीज एकदम गलत है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया है उसको आपको यूज में लेना पड़ेगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो है एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, ठीक है, फिगर्स के साथ में। क्वेश्चन नंबर 30 जो है एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 56 किया था उससे, ठीक है। तो फिर से करने की जरूरत नहीं है, ये फिर से करने की जरूरत नहीं है। यहां पर लिख दो आप सेम एज क्वेश्चन नंबर 50, ये एक अकेला क्वेश्चन है जो एज इट इज छप गया, ठीक है, वैसा तो फिर से मत करना। क्वेश्चन नंबर 30 जो है एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन नंबर 56 से, ये आपको करने की जरूरत नहीं है फिर से। अभी देखो आपको जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। सभी स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको एक बार रीड करना स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे होगे यहां पर कि ये वाला क्वेश्चन जो इसको पूछे जाए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इसको पूछ नहीं सकते। अभी भी जो है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछ ही सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी जहां तक मुझे ध्यान में, ओके। और क्या करते हैं हम कि जो क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट मैनर में टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से पूछा नहीं गया, तो उसको हम छोड़ देते हैं वैसे, और वही अगर क्वेश्चन में आ गया तो फिर तो वांदे हो गए, ठीक है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका पहला वाला पार्ट तो आप कर लोगे, ठीक है, ये जो दूसरा वाला पार्ट है वॉल्टर्स मॉडल, उसमें आप अटक जाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आंसर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले वाला पार्ट जो है इसको तो फटाफट से बनाना स्टार्ट करो, रीड कर लो पहले क्वेश्चन, और जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर निकालना स्टार्ट करो। क्या दिया है देखना, कंपनी हैज अ बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ ₹137.80। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बुक वैल्यू पर शेयर दिया है, ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दिया, क्या दिया, बुक वैल्यू पर शेयर दिया, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर को हम डिनोट करते हैं BVPS से, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर कितना दिया है आपको 137.80। रिटर्न ऑन इक्विटी क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है, तो यहां पर आपको ये स्मॉल r दे दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, कितना है 15%। एंड इट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग्स। इट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग। एक तरीके से आपको क्या करा, रिटेंशन रेशियो भी दे दिया। रिटेंशन रेशियो कितना है 60%, ठीक है, ये आपका बी हो गया। रिटेंशन रेशियो कितना हो गया 60%। आपके पास में बी भी है, आपके पास में आर भी है, ठीक है। रिटेंशन रेशियो कितना है 60%, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 15%।
आप मुझे बताओ क्या चीज हम निकाल सकते हैं, कमेंट करना। हमारे पास में बी भी है, हमारे पास में आर भी है, तो हम क्या चीज निकाल पाएंगे? अभी हमने किया था, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज में भी लिया था वो। हम ग्रोथ रेट निकाल पाएंगे। ग्रोथ रेट क्या होता है? बी मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है, तो हम ग्रोथ रेट निकाल लेंगे। इसके बाद देखो, इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, कंप्यूट प्राइस ऑफ द शेयर टुडे यूजिंग बोथ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड वॉल्टर्स मॉडल। एक तो आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, उससे आपको जो है कंपनी का शेयर प्राइस निकालना है आज की तारीख में, और बाद में आपको वॉल्टर्स मॉडल से भी जो है कंपनी का शेयर प्राइस निकालना है। ओके, करेक्ट। चलो सबसे पहले हम ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें पता है ना ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा ही, क्योंकि जब हम कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला यूज में लेंगे तो उसमें जी तो आएगा ही। ठीक है, तो हम सबसे पहली चीज ही क्या कर रहे हैं? जी निकाल ले रहे। ओके, तो जी निकाल लो, ग्रोथ रेट जो है उसको आप निकाल लो। तो रिटेंशन रेशियो कितना है? यहां पर 60% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कितना है? 15% है। ओके, तो हम 0.15 भी लिख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो 15% है उसको डेसिमल में क्या लिखेंगे हम? 0.15। तो ग्रोथ रेट जो है वो क्या होगा? बी मल्टीप्लाइड बाय आर, 60% मल्टीप्लाइड बाय 0.15। अब 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 करने पे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है क्या? देखना तो, हाँ 9 आ रहा है, 9%। ठीक है, 9%, करेक्ट। तो हमारा ग्रोथ रेट आ गया, कि हमारा ग्रोथ रेट आ गया 9%। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कितना है? 9%। अब एक बार हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं। कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, यहां पर ये जो ग्रोथ रेट है 9% का, वो क्या है? परपेचुइटी तक, इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक सेम ही रहने वाला है। ठीक है, कांस्टेंट ही रहने वाला है। यहां पर हम कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, जो कि क्या है? D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 वोल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। अब यहां पर आप मुझे बताओ D1 कैसे निकालेंगे? ठीक है, D1 कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या उससे हम D1 निकाल सकते हैं क्या? यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे क्या आप D1 निकाल सकते हो या नहीं? बताओ, कोई स्टूडेंट बताएगा कैसे निकालेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? चलो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लिख दो। रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है ना क्वेश्चन में, ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लिखो। ये तो पता है आप लोग को, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में हमने रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लिखा भी था। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? लिखो, ये रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बताना, बताओ। 40% करके होगा क्या? अरे रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला तो पता है ना, ऐसा कैसे बोल रहे हो नहीं पता है? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला तो पिछले क्वेश्चन में ही बताया मैंने, ये रहा ना। कैसी बात कर रहे हो? रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ये तो पता ही है ना। फिर तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर्स इक्विटी लिख दो, एक ही बात है। अब देखो यहां पर हमें पता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 15% है, तो मैंने 0.15 लिख दिया। ठीक है, अगर यहां पर आपको 15 लिखना है तो फिर यहां पर आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा। ये चीज करने पे क्या होगा? कि आपका डेसिमल में आएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे। ठीक है, यहां पर मैंने मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं लिखा है ना, इस वजह से मैंने क्या करा, यहां पर भी इसको डेसिमल में लिखा। कितना? 0.15। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला तो सिंपल होता है ना आशीष। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला आप बताओ क्या रहेगा? सोचो सिर्फ, बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा? बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा? शेयर होल्डर्स इक्विटी जो नेट वर्थ होता है कंपनी का, ठीक है, नेट वर्थ क्या होगा? शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड।
उसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो क्या होगा, बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर आप कैसे निकालोगे, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, उससे क्या होगा, आपका बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाएगा। ये जो हम शेयर होल्डर्स इक्विटी लिख रहे हैं, इसकी जगह आप नेट वर्थ भी लिख सकते हो, कि आपकी मर्जी है वैसा। तो 0.15 इज इक्वल्स टू, अब यहां पर आप ध्यान से पूरा सुनो और समझो। ये मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है न्यूमरेटर में, और यहां पर मैंने शेयर होल्डर्स इक्विटी लिखा है डिनोमिनेटर में। अगर मैं ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इसको अगर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है, इसके राइट हैंड साइड में जो चीज लिखी है ना मैंने, इसको अगर मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही अगर मैं डिवाइड कर देता हूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग से, दोनों को ही मैं डिवाइड कर रहा हूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग से, तब भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है, बात तो वही रहेगी कि मैंने न्यूमरेटर जो है उसको भी डिवाइड किया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग से, और जो डिनोमिनेटर था हमारा उसको भी मैंने क्या करा, डिवाइड किया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये दोनों तो कट ही जाएंगे ना, और फॉर्मूला हमारा वही बनेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। बट ये मैंने जानबूझ से किया, क्यों किया है समझो। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग जो है, ये करने से क्या होगा, आपका अर्निंग्स पर शेयर निकल के आएगा। ठीक है, और शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग जो है, ये करने से क्या होगा, आपका बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो जब आपको चीज पर शेयर के इसमें दे रखी है, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दिया, पूरा क्या दिया है, अर्निंग्स पर शेयर दे रखा है। ठीक है, आपको जो है शेयर होल्डर्स इक्विटी नहीं दिया क्वेश्चन में, बट बुक वैल्यू पर शेयर दिया है, तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी का कौन सा फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज में ले सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अभी तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, बट एग्जाम में आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। समझ में आया? हाँ या ना? ओके, आपको ये फॉर्मूला पता था सभी को कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब हमने क्या किया, सिर्फ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। इस वजह से अब फॉर्मूला क्या बन जा रहा है आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है, ये क्या हो गया, अर्निंग्स पर शेयर, एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग जो है, ये क्या हो गया, बुक वैल्यू पर शेयर। तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी का जो ये वाला फॉर्मूला भी ख्याल रखो। ओके, अब देखो 0.15 इज इक्वल्स टू अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, आपको क्वेश्चन में दिया है कितना है, 137.80, तो डिवाइडेड बाय 137.80, तो देयरफॉर अर्निंग्स पर शेयर क्या हो गया, ये दोनों फिगर्स का मल्टीप्लीकेशन कर लो और बताओ कितना आ रहा है, 137.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, ये करने पे कितना आ रहा है, 20.67 आ रहा है। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर है 20.67, अर्निंग्स पर शेयर हमारा आ गया 20.67। ठीक है, अब बताना डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे, डिविडेंड पर शेयर। यहां पर आप देखो पे आउट रेशियो क्या रहेगा, बताना डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्वेश्चन में आपको दिया है कि रिटेंशन रेशियो कितना है, 60% है, तो अगर रिटेंशन रेशियो 60% है तो पे आउट रेशियो कितना रहेगा, 40% रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा, 40% रहेगा। तो पे आउट रेशियो कितना है, 40%, 100% माइनस रिटेंशन रेशियो, तो 100% माइनस 60% करने पे कितना हो गया, 40%। तो आप ही मुझे बताना डिविडेंड पर शेयर जो है कितना आ रहा है, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पे आउट रेशियो। मैं एकदम छोटी छोटी चीज भी आपको लिख के बता रहा हूँ, एग्जाम में आप ये स्टेप हटा सकते हो, आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दो कि डिविडेंड पर शेयर क्या रहेगा, 20.67 मल्टीप्लाइड बाय 40%। ठीक है, आप एग्जाम में ये वाला स्टेप भी हटा सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि पे आउट रेशियो क्या रहेगा, 40%, 100% माइनस 60% भी लिख के बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख दो 40% वैसा। ओके, तब डिविडेंड पर शेयर जो है बताओ कितना आ गया, 8.26, सभी का सेम है। ठीक है, 8.268, इसको हम 8.27 लिखते हैं। ठीक है, हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, 8.268 अगर आपका है तो उसको हम 8.27 लिखेंगे। ठीक है, 20.67 मल्टीप्लाइड बाय 40%। ठीक है, 8.27 लिख रहे हैं उसे हम। अब ये आप मुझे बताना
ये एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0 का है कि एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 का है? बताओ, ये एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0 का है कि एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 का है? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर था, ठीक है, जो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर था वो आज की तारीख का है कि 1 साल के बाद का है? यहां पर देखो, द कंपनी हैज अ बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ ₹137.80। और ये जो चीज अभी मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर मिस्टेक हो सकती है, ये बहुत हाई चांस है मिस्टेक होने की। ये बुक वैल्यू पर शेयर जो है, ये बुक वैल्यू पर शेयर जो है क्या है आज की तारीख में? बुक वैल्यू पर शेयर एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0 कितना है? 137.80 है। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0 कितना है? 137.80 है। अब किन किन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये जो हमने डिविडेंड पर शेयर निकाला है 8.27, ये भी हमारा एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0 का रहेगा? बताओ, किस किस को लगता है कि 8.27 D0 है? 8.27 जो ये D0 है या D1 है? बताओ। सोचो सिर्फ। ये अर्निंग्स पर शेयर जो है 20.67 का भी, ठीक है, ये एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 का है या t इक्वल्स टू 0 का है? जो भी बोल रहे हैं कि ये D0 है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये D0 है, गलत है, कि गलत है, गलत है। समझो, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैंने आज 100 रुपए लगाए, ठीक है, मैंने आज की तारीख में 100 रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, और ये जो मैं 100 रुपए शेयर मार्केट में लगा रहा हूं इसके ऊपर मुझे साल भर में 15% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। आज की तारीख में मैंने 100 रुपए लगाए, ठीक है, और जो मैं आज की तारीख में 100 रुपए लगा रहा हूं उसके ऊपर मुझे 15% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो बताना मेरी 1 साल की पूरी अर्निंग्स कितनी हुई? मैंने आज लगाए ना 100 रुपए, 100 रुपए तो लगाए मैंने आज, ठीक है, और मैं इसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर रहा हूं? 15% का। तो मेरे साल भर की अर्निंग्स कितनी हुई? 15 रुपए, ठीक है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 15%। तो ये मेरा अर्निंग्स तो जो है ये क्या है? एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 का है ना, ठीक है, ना कि एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0 का। समझ में आ रहा है? ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं कि मुझे 15 रुपए की अर्निंग्स हुई है, ये तो कब हुई है? एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 हुई है, ठीक है। अगर आप बोलोगे एट टाइम t इक्वल्स टू 0 होते तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आज तो मैंने पैसे लगाए हैं, आज के आज ही 15 रुपए कैसे कमा लूंगा, ठीक है। मेरा जो रिटर्न मैं जनरेट कर रहा हूं 15% पर एनम है, तो पूरे साल भर में मैंने क्या करा? 15 रुपए कमाए, तो 15 रुपए तो क्या एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 है ना। वैसे ही देखो यहां पर एक इन्वेस्टर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो जो कंपनी है ना, ठीक है, उसका शेयर खरीद रहा है, ठीक है, बुक वैल्यू पे। उसने क्या करा? 137.80 रुपीज दिया, ठीक है। इन्वेस्टर ने क्या करा? 137.80 रुपीज दिया, बुक वैल्यू पे क्या करा? उसने शेयर खरीदा, ओके। और कंपनी जो है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न बना के दे रही है? 15% का रिटर्न बना के दे रही है, ठीक है। मैं आपको और भी शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं। ये जो हमने पहले इतना किया ना, पूरा लिख के मैंने आपको बताया फॉर्मूला वगैरह कैसे आ रहा है, इसको आप समझो नॉर्मल इससे कि एक बंदे ने क्या करा? कंपनी का शेयर बुक वैल्यू पे खरीदा 137.80 रुपीज पे, ठीक है, आज की तारीख में। और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न बना के देती है? 15% रिटर्न बना के देती है, ठीक है। तो वो जो बंदे ने 137.80 रुपीज इन्वेस्ट किया था, ठीक है, उस पे उसने कितना रुपया कमाया, ठीक है, साल भर में उसने कितना रुपया कमाया, कंपनी ने उसको कितना रुपया कमा के दी? 137.80 मल्टीप्लाइड बाय 15%, है ना। 137.80 मल्टीप्लाइड बाय 15% कितना आ गया? 20.67। ये शेयर होल्डर की एक, जो उसने एक शेयर खरीदा था उसके ऊपर 1 साल की अर्निंग्स हुई, ठीक है। वो जो शेयर होल्डर ने एक शेयर खरीदा था कंपनी का, उसके ऊपर उसने कितना कमाया? 20.67 कमाया। बट कंपनी ने पूरा 20.67 रुपीज शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, क्या करा? 40% ही बांटा है, ठीक है। तो कितना बांटा है? 20.67 मल्टीप्लाइड बाय 40%, तो कितना आ गया? 8.27। तो ये भी क्या रहेगा? D1 रहेगा। क्या रहेगा? ये D1 रहेगा। समझ में आ गया? और ये भी क्या है आपका? एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 है। ये भी क्या आपका? एट टाइम t इक्वल्स टू 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहेगी। ये सभी को समझ में आ गया? ओके, करेक्ट। नेहा आपने जो कहा था कि D1 रहेगा, करेक्ट है, ओके। आशीष आपने बोला था D0 रहेगा, वो गलत है। अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा ये, तो बस अब तो आप आंसर निकाल ही सकते हो, निकाल लो, ठीक है।
P0 इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। वैल्यूज पुट कर रहे हैं 8.27 डिवाइडेड बाय, यहां पर आपको जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, KE लेना पड़ेगा, जो कि कितना है 18%। और ग्रोथ रेट अभी हमने निकाला था, कितना आया था 9%, कितना है 9%, 18% माइनस 9%, कर लो तो फटाफट से। 8.27 डिवाइडेड बाय 9%, ये करने पे आ रहा है 91.89, ये रुपीज 91.89 पर शेयर, रुपीज 91.89 पर शेयर। तो हमने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से जो है शेयर प्राइस निकाल लिया, जो कि इतना आ रहा है 91.89 आ रहा है। ठीक है, आप 92 लिख दोगे तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ, आशीष कह रहा है कि अब हम मिस्टेक नहीं करेंगे क्योंकि अब हम आपके स्टूडेंट बन गए, वही होना चाहिए। क्लास में कर लो यार, मिस्टेक चल जाएगा, एग्जाम में मत करके आना। ठीक है, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्लास में जितनी मिस्टेक करना है कर लो सब, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 80+ मार्क्स चाहिए मुझे, और AFM जैसे पेपर में तो 100 में से 100 भी आते ही है। ओके, तो टारगेट तो 100 का ही रखो, 80+ में तो इजीली लैंड कर जाओगे। ओके, और इतने ज्यादा क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे, इतने सारे क्वेश्चंस तो आपको सेम दिखने वाले हैं, तो बस अपने आप पे भरोसा रखना है और क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन कभी नया भी दिखा ना तो उसको पढ़ो अच्छी से, ठीक है, और लिखना स्टार्ट करो। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे क्या क्या चीज निकाल सकते हो, निकालना तो स्टार्ट करो एक बार। ठीक है, जैसे जैसे लिखना स्टार्ट करते हैं ना, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ब्लैंक शीट देख के क्या होता है, डिप्रेशन आता है। ठीक है, अगर आपकी आंसर शीट जो है एग्जाम के टाइम पे वो आपको ब्लैंक ब्लैंक दिख रही है, ठीक है, कुछ भी लिखे हुआ ही नहीं है, तो डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, यार 40 बनेगा नहीं बनेगा। वैसा लिखोगे कुछ, ठीक है, तो क्या होगा, चीजें क्लिक करनी चालू होगी, यार ये इंफॉर्मेशन दी थी, सीए तो निकल रहा है, लिख दो वहां पे, फिर ये निकला है, इससे ये निकलेगा, उससे वो निकलेगा करके देखना, आखिरी में सोल्यूशन ही बन जाता है। तो वो चीज पूरी वैसी होनी चाहिए। ओके, चलो, तो यहां पर हमने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से तो क्या करा, शेयर प्राइस निकाल लिया। अब वॉल्टर्स मॉडल से हम क्या कर रहे हैं, शेयर प्राइस निकाल रहे हैं। किसको फॉर्मूला पता है वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला? कोई बच्चे को पता होगा तो बताना, ठीक है, कोई स्टूडेंट को पता होगा तो फटाफट से शेयर करो। सीए इंटर में पढ़ा था, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ा ही नहीं है, फाइनल में भी पढ़ा होगा तो पता नहीं, बट सीए इंटर में तो पक्के में पढ़ा था। ठीक है, सीए इंटर में तो सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा ही था वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला। पता है किसी को? कुछ क्लिक कर रहा है, क्या चीज आएगी क्या नहीं आएगी? चलो, नहीं बताया तो फटाफट से लिखना फॉर्मूला। ठीक है, P0 इज इक्वल्स टू D प्लस R अपॉन K मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में E माइनस D होल डिवाइडेड बाय K। सभी जो है फटाफट से ये फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत सही जा रहे थे बट पूरा सही नहीं हुआ। आशीष, आप जो लिख रहे थे कुछ कुछ चीजें सही गई उसमें से, बट पूरा सही नहीं हुआ। ठीक है, फरहान, कौन सा पार्ट लिखने का बाकी है? कौन सा पार्ट लिखने का बाकी है? या तो फटाफट से देखो, उसे लिख लो, या उसका स्क्रीनशॉट लेते आता होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसा कुछ। यहां तक लिख के हो गया फरहान आपका? 8.27 तक लिख के हो गया? फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका तो मतलब कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैंने एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताया था फॉर्मूला याद करने का। आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बुक बनाना है, ठीक है, और डेली के क्या करना, एक चैप्टर 2 चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज करना। तो ऐसे करने से क्या होगा, 6-7 दिन में आपका पूरे के पूरे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हर चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज करके हो जाएंगे। अगर आप डेली एक चैप्टर का भी 2 चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज करोगे तो पूरे हफ्ते भर में आपके पूरे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फॉर्मूले रिवाइज करके हो जाएंगे। और ये साइकिल को आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है, ये साइकिल को आप कंटिन्यू करोगे 3 बार। ठीक है,
तो देखो अगर आपने ये साइकिल 3 बार कंप्लीट कर ली ना, तो बाद में आपके फॉर्मूले जो है दिमाग में छप जाएंगे। ओके, तो आपने क्या करना है, जो भी मैंने बताया वैसे उसको फॉलो करते जाना। आप अपनी एक सेपरेट अलग से फॉर्मूला बुक बना लो, ठीक है। देखो मेरी कॉन्सेप्ट बुक आपको जो मिलेगी उसमें तो फॉर्मूलेज ऑलरेडी लिख रखे, बट आप अपनी खुद की एक सेपरेट बना लो, ठीक है। एक 20 पेज में देखना क्या होगा, पूरे फॉर्मूलेज लिख के हो जाएंगे एएफएम के। अब उसमें क्या करोगे, आप डेली के हर चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है। कोई दिन 1 चैप्टर की रिवाइज करोगे, कोई दिन 2 चैप्टर की रिवाइज करोगे, वैसा। अब उससे क्या होगा, हफ्ते भर में पूरे एएफएम के फॉर्मूलेज की रिवीजन पक्की बातें हो ही जानी है। और ये चीज आपको 3 बार करनी है। कि अगर आपने 3 बार कर लिया ना, ठीक है, एकदम सिंसियर मैनर में, फॉर्मूलेज मतलब एकदम दिमाग में छप जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे, वैसा हो जाएगा। ओके, लिख लिया फरहान आपने? चलो ऊपर वाला पार्ट अगर पूरा लिख के हो गया होगा तो वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला भी पूरा लिख लो, ठीक है। यहां पर तो सिर्फ फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिर्फ वैल्यूज ही पुट करेंगे हम। तो वॉल्टर्स मॉडल का भी जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसे फटाफट से आपने लिख लेना है। ओके, वैल्यूज पुट करते जाना। ये जो डी है यहां पर, ठीक है, ये सब क्या है, एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 वाली फिगर्स है। डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1, ये ई मतलब अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1, ये आर मतलब आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है, और के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वैसा। ओके, तो फिगर्स पुट करो। डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 हमने निकाला था, कितना है, 8.27, प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी तो क्वेश्चन में ही दिया था, कितना है, 15% है, 0.15, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 18% है, 0.18, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में ई माइनस डी। तो अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 कितना है, कि बेसिकली ई माइनस डी मतलब क्या है, आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। ई माइनस डी मतलब क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर। ई कितना है, 20.67, और डी कितना है, 8.27। तो 20.67 में से 8.27 बांट दिया तो कितना बचा, इनका सबट्रैक्शन 20.67 माइनस 8.27 होल डिवाइडेड बाय 0.18, ठीक है। कैलकुलेटर पे कर लो, ये 8.27 प्लस, अब देखो 20.67 माइनस 8.27 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 0.18, ये करने पे आ रहा है 10.33। इनकेस अगर मेरे एंड से कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो आप लोग बता देना। ओके, 8.27 प्लस 10.33 डिवाइडेड बाय 0.18 कितना आ रहा है, 103.33। वॉल्टर मॉडल से जो है शेयर प्राइस क्या निकल के आ रहा है आज की तारीख में, 103.33 रुपीज। मैं स्टार्टिंग वाला पार्ट जो नहीं लिखा है फरहान आपको मैं बता दूंगा, एक बार ये नोट कर लो, वॉल्टर्स मॉडल का जो एक बार ये वाला पार्ट नोट कर लो। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ लिखने में। ओके, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो नहीं लिखा है लिख लो। सबसे पहले हमने ग्रोथ रेट निकाला है, ठीक है। स्टेप्स अगर आप बोलोगे ये क्वेश्चन की तो क्या है, तो आप सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालोगे। क्वेश्चन में जो 2 चीजें दी थी उससे समझ में आ रहा था कि ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा, ग्रोथ रेट निकाल लिया। उसके बाद में एक चीज जो है डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, D1 होल डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में दिया था आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल के 18% दिया था ना, तो वही रहेगा वो। ग्रोथ रेट हमने निकाल लिया, तो अब क्या चाहिए हमें, D1 चाहिए। अब वो D1 कैसे निकालेंगे उसके लिए हमने क्या करा, पूरा काम किया। पहले हमने अर्निंग्स पर शेयर निकाला एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1, और बाद में उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिविडेंड पे आउट रेशियो से, उससे क्या हुआ, हमारा निकल के आ गया D1। ओके, तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1, उसको आप डायरेक्टली कैसे लिखोगे कि जो बुक वैल्यू पर शेयर था मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप डायरेक्टली वो भी लिखोगे तो भी चलेगा कि अर्निंग्स पर शेयर जो है वो क्या रहेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.15 और बुक वैल्यू पर शेयर क्या था 137.80, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 137.80, तो उससे क्या होगा 20.67 आ जाएगा। पे आउट रेशियो आपको पता है, ठीक है, कितना है 40%, तो आपने डिविडेंड पर शेयर निकाल लिया 8.27, ठीक है। हाँ पक्की बात, अगर आपको कुछ लिखने का बाकी रहा ना तो मैं 5 PM के बाद बता दूंगा, क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको आईपैड की स्क्रीन दिखा दूंगा, वैसा आप लिखते जाना, वैसा कोई हरकत नहीं है। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रख लो, इंपॉर्टेंट और बहुत टाइम से टेस्ट नहीं हुआ है तो पता नहीं पूछ भी ले तो। ओके, और ये फॉर्मूला भी स्टूडेंट को याद नहीं रहता है वोल्टर्स मॉडल का, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ओके, अब देखना एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं और एकदम सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम जो कर रहे हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ो और पक्की बात है आप बना दोगे। चलो अब इसमें भी जो पहला वाला पार्ट है ना, ठीक है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके लिए डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज में आएगा, ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट के लिए नहीं आएगा, या सेकेंड वाले पार्ट के लिए भी आएगा, बट यहां पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के साथ साथ में आपको एक और चीज यूज में लेनी पड़ेगी जो अभी तक हमने नहीं लिया है। अभी तक आज के क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें अभी तक हमने वो चीज यूज में नहीं ली है, बट पक्की बात है आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ जाएगा मैं कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, पढ़ो सब क्वेश्चन नंबर 13। आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया है, ठीक है, RF 9% है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो दिया है 13%, RM, ठीक है, RM दिया है 13%, RF दिया 9%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ फॉर द डिविडेंड ऑफ प्लेटिनम लिमिटेड इज 7%, G दिया है आपको, ठीक है, G दिया है 7%। लास्ट डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी स्टॉक ऑफ फर्म ए वाज 2 रुपीज। फटाफट से कमेंट करके बताओ ये D1 है कि D0 है, कमेंट करो, D1 है कि D0 है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लास्ट डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी स्टॉक ऑफ फर्म ए वाज 2 रुपीज, तो ये D0 है कि D1 है, ये आपका D0 है। ओके, इसके बाद बीटा ऑफ प्लेटिनम लिमिटेड इक्विटी स्टॉक इज 1.2। यहां पर पहली बार क्वेश्चन में बीटा दिखा है, कि पहली बार आपको यहां पर क्वेश्चन में बीटा दिया हुआ है। ओके, और बीटा के साथ साथ में आपको RF और RM भी दिया है, ठीक है, RF और RM भी दिया है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा यहां पर हम क्या निकालेंगे। सबसे पहले D0 करेक्ट है, ठीक है, जिन्होंने भी कमेंट किया है कि ये D0 रहेगा करेक्ट है। अब मुझे आप बताओ यहां पर हमारे पास में D0 है, D1 तो हम इजीली निकाल लेंगे, D0 कितना है 2 है, डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T = 0 कितना है 2 है, साथ में ग्रोथ रेट कितना है 7% है, तो हम इजीली D1 निकाल लेंगे, उसमें तो कुछ भी टेंशन वाली बात है ही नहीं। ग्रोथ रेट भी हमारे पास है 7%। अब जब हमें इक्विलिब्रियम शेयर प्राइस निकालना है, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है ऑफ द इक्विटी स्टॉक ऑफ प्लेटिनम लिमिटेड, ये फर्स्ट वाले पार्ट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा, और फॉर्मूला अब तो आपको एकदम रटी गया होगा, D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस G, ठीक है। D1 हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास में D0 है और ग्रोथ रेट भी है, ग्रोथ रेट भी है हमारे पास में, चाहिए हमें सिर्फ ये RE। अगर ये RE निकल गया तो बात बन जाएगी। RE कैसे निकलेगा, RE कैसे निकलेगा, CAPM से निकलेगा, करेक्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास में जिसमें हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो हम CAPM यूज करके क्या करेंगे, RE निकालेंगे। तो फटाफट से आप मुझे बताओ CAPM का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, CAPM का फॉर्मूला क्या होता है। RE इज इक्वल्स टू, क्या लिखूं बताओ, RE इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ठीक है। इसमें RF क्या होता है आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, RM क्या होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, और बीटा जो भी आपको शेयर का दिया रहेगा वो, वैसे, ठीक है। यहां पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हम कैसे निकाल रहे हैं, CAPM यूज में लिखिए, RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा। आपको सब चीज दे रखी है, RF 9 है, ठीक है, RM कितना 13 है, तो 9 प्लस ब्रैकेट में 13 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय बीटा कितना है 1.2 कितना आ रहा है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट कर दिया है 13.8% आ रहा है, चलो ठीक है, 13.8% ये आपका RE आ गया।
अब मुझे आप D1 भी बता दो कैसे निकालेंगे। D1 क्या होगा, D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी। D0 2 है, ग्रोथ रेट 7% है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस 0.07, या फिर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, ठीक है। 2 प्लस 7% करने पे कितना आ रहा है, 2.14 आ रहा है, तो D1 आ रहा है 2.14। ओके ठीक है, आपने फॉर्मूला लिख दिया, सही है। एक स्टूडेंट ने P0 भी बता दिया, 31.47 आ रहा है। एक बार चेक कर लो सभी का सेम है कि नहीं। P0 इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस जी। वैल्यूज पुट करते जाओ, 2.14 डिवाइडेड बाय 13.8% माइनस 7% कर लो, तो 2.14 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका, ये 6.8% है ना, 6.8% कितना आ रहा है, 31.47, करेक्ट, ये 31.47। चल, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड सब क्वेश्चन जो इसको रीड करो। हाउ वुड द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज व्हेन द इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेस बाय 2%। ये जो सेकेंड का ए पार्ट है, इसका मतलब कोई समझाएगा मुझे क्या हो रहा है। इन्फ्लेशन प्रीमियम जो है वो 2% से बढ़ रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से, इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेस बाय 2%, क्या हो रहा है इसका मतलब, कौन कौन सी चीजें चेंज हो जाएगी। देखो पहले आरएफ कितना था, 9% था, आरएम कितना था, 13% था, ठीक है। अब जब इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज हो जा रहा है 2% से, तो अब नया आरएफ क्या रहेगा, नया आरएम क्या रहेगा। आरई एंड केई सेम है ना, इस वाले क्वेश्चन में सेम है, ठीक है फरहान। ये वाले क्वेश्चन में आपका आरई और केई सेम है, वरना अलग होती है दोनों चीजें, ओके। आरई मतलब होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको कितना रिटर्न चाहिए, और केई मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओके। बट जब वो बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो, कि जब वो बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो, उस टाइम पे आरई और केई सेम होते हैं, ओके, ध्यान रखना ये चीज। आरई और केई वैसे तो अलग अलग होता है, ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं रहा तब भी आप मानोगे कि आरई और केई सेम है, ठीक है। और जब आपको ये इक्विलिब्रियम वर्ड दिख गया तब तो आप समझ ही जाना कि आरई और केई क्या है, आपके सेम है। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब ही क्या हो रहा है कि जो करंट शेयर प्राइस है और जो आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे, ठीक है, वो दोनों क्या होगी, आपकी सेम ही आएगी। इसके लिए आपका आरई और केई क्या होगा, सेम आएगी, जब भी आपको इक्विलिब्रियम वर्ड दिख गया तब, ओके। अर्पिता कह रही है कि यहां पर आरई की जगह केई लिख सकते हैं ना, लिख तो सकते हैं बट मत लिखो यहां पर, ठीक है। लिख तो पाओगे क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम वर्ड उसने दे दिया, क्वेश्चन में उसने इक्विलिब्रियम वर्ड दे दिया, इस वजह से आरई और केई आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। बट आप जब सीएपीएम यूज करते हो, सुनो ये चीजें ध्यान से, ठीक है, ये सब हम पूरा रेगुलर बैच में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम सीएपीएम यूज करते हैं तो सीएपीएम यूज करने से जो चीज निकल के आती है वो होता है आरई, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सीएपीएम का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको जब आप यूज में लेते हो तो उससे जो चीज आपकी निकल के आती है वो होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसके लिए यहां पर मैंने आरई लिखा है, ओके। बट चूंकि यहां पर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लिख रखा है तो आप आरई की जगह केई भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। चलो ये सेकंड का जो ए पार्ट है ना, इस पे आ जाते हैं। इन्फ्लेशन प्रीमियम जो है इंक्रीज हो रहा है 2% से, इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है 2% से, इसका मतलब क्या होगा कि आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी क्या हो गया, 2 से बढ़ गया, और जो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो जो है वो भी क्या हो गया, 2 से बढ़ गया। तो आरएफ और आरएम दोनों क्या हो रहा है, 2 से बढ़ जा रहे हैं। तो पहले आरएफ क्या था, पहले आरएफ क्या था, 9 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। पहले आरएम क्या था, पहले आरएम क्या था, 13 था, ये भी अब 2 से बढ़ गया, कितना हो गया, 15% हो गया, ठीक है। ग्रोथ रेट में कुछ भी चेंज आ रहा है क्या, नहीं, ग्रोथ रेट पहले 7% था, अभी भी 7% ही है। तो अब हम देखो नया वाला आरई निकालेंगे, नया वाला रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। फॉर्मूला तो वही रहेगा, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ मल्टीप्लाइड बाय बीटा। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं,
RF की जगह 11 लिख दिए प्लस RM माइनस RF, तो 15 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय बीटा भी क्या रहेगा, वही रहेगा, बीटा में भी कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, तो बीटा जो पहले था वही रहेगा 1.2। कितना हो गया बताओ? 15 माइनस 11 करने पे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 करने पे क्या होगा 4.8, तो 11 प्लस 4.8 ये करने पे क्या होगा 15.8%, 15.8% नहीं, ठीक है। ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा। जब वो बोल रहा है कि इन्फ्लेशन प्रीमियम आपका 2% से बढ़ रहा है, तो आप ग्रोथ रेट नहीं बढ़ा सकते, कि ग्रोथ रेट आपका इंटैक्ट है, वैसा की वैसे ही रहेगा। जो चीज आपकी बढ़ रही है वो RF और RM है, ठीक है, क्योंकि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और जो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, इन दोनों चीजों से ही क्या होता है, ये दोनों चीजें जब आप निकालते हो उसमें इन्फ्लेशन प्रीमियम का फर्क पड़ता है। तो अगर आपका इन्फ्लेशन प्रीमियम चेंज हुआ, ठीक है, इन्फ्लेशन प्रीमियम अगर आपका बढ़ गया 2% से, तो अकॉर्डिंगली आपका RF और RM भी बढ़ जाएगा, बट जो आपका ग्रोथ रेट है उसमें कुछ भी फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। ध्यान रखना ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। D1 में भी कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं। अगर आपका ग्रोथ रेट पहले 7% था, अभी भी ग्रोथ रेट 7% ही है, तो D1 में कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं। D1 आपका क्या रहेगा 2.14 ही रहेगा, ठीक है, उसमें भी कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है, ओके। अब देखो हम फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, अब जो है शेयर प्राइस क्या रहेगा, D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस G। D1 में कुछ चेंज नहीं आएगा, जो पहले था D1 वो भी वही अभी भी है 2.14 ही। RE चेंज हो गया, पहले आपका कितना था 13.8% था, अब कितना हो गया 15.8%, ओके। माइनस ग्रोथ रेट कितना है, जो पहले था इतना ही 7%। एक चीज यहां पर देखो शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, जब क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% से बढ़ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% से बढ़ रहा है, तो आप क्या कर सकते थे डायरेक्टली, पहले आपका जो RE 13.8% आया था, जो पहले आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13.8% आया था, उसको ही आप क्या कर सकते थे डायरेक्टली 2% से बढ़ा सकते थे, तो 13.8 प्लस 2 करने पे क्या होता था 15.8%, ठीक है। देखो डायरेक्टली आ जाता था 13.8 प्लस 2, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट वो मैंने पूरा समझाने के लिए आपको लिख के बताया, ओके। कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है 24.32। आशीष कह रहा है जी भी इंक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा है, वो बी वाले पार्ट में और सी वाले पार्ट में हो रहा है, क्यों बी वाले पार्ट में हो रहा है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके मैं आपको बाद में बताने वाला था, ICI जो है और इसके दो सॉल्यूशन देती भी है। एक तो क्या है कि स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली ये फैक्टर्स को कंसिडर करे, ठीक है, सबसे पहले सिर्फ इसको कंसिडर कर रहा है, बाद में सिर्फ इसको कंसिडर कर रहा है, और बाद में सिर्फ इसको कंसिडर कर रहा है वैसे, ठीक है। या फिर एक चीज क्या है, इन तीनों को आप एक साथ में कंसिडर कर रहे हो, इन तीनों को आप एक साथ में कंसिडर कर रहे हो, बट ज्यादा बढ़िया ये रहेगा कि आप क्या करो इंडिपेंडेंट लो, कि सबसे पहले सिर्फ आप इस चीज को कंसिडर कर रहे हो कि इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% से बढ़ रहा है, बाद में आप इस चीज को लो कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है वो 3% से बढ़ रहा है, और बाद में आप इस चीज को लो कि बीटा जो है वो क्या हो रहा है 1.3 हो जा रहा है, 1.2 का 1.3 हो जा रहा है, ठीक है। ICI ने बट अपने सजेस्टेड आंसर में एक सॉल्यूशन और दे रखा है, जिसमें क्या है कि हम तीनों चीजों को क्या कर रहे हैं, ये जो तीनों चीजों में चेंज आ रहा है, इन्फ्लेशन प्रीमियम में, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट में और बीटा में, ये तीनों चीजों में जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं साइमल्टेनियसली ले रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ना लेते हुए साइमल्टेनियसली ले रहे हैं, ओके। समझ गया। अब हम देखो बी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये 24.32 आया ना सभी का, मैं चेक कर लेता हूं, 2.14 डिवाइडेड बाय 8.8%, ठीक है, 24.32 करेक्ट है। अब इसका जो बी वाला पार्ट है ना, ठीक है, वो सॉल्व करो, बी वाला पार्ट सॉल्व करो। तो बी वाले पार्ट में जो है सिर्फ किस में चेंज आ रहा है, बी वाले पार्ट में सिर्फ किस में चेंज आ रहा है, ग्रोथ रेट में चेंज आ रहा है, क्या हो रहा है वो 3% से बढ़ जा रहा है, ठीक है, मतलब RE में कुछ भी चेंज नहीं है, RE में कुछ भी चेंज नहीं है। जो फर्स्ट वाले पार्ट में सबसे पहले जो हमारा RE आया था वो ये सेम अभी भी रहेगा, RE कितना है 13.8%, ग्रोथ रेट जो है वो क्या हो गया 3% से बढ़ गया, पहले 7 था अब 3 से बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ रेट चेंज हुआ तो साथ में क्या होगा आपका D1 भी चेंज हो जाएगा, कि D1 कितना रहेगा 2 + 10%, कितना होगा 2.2 हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने 2 + 7% किया था, अब क्या होगा 2 + 10%, तो कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा, ओके। तो यहां पर देखो अब आपका P0 क्या आ रहा है, D1 बाय RE माइनस G, पुट कर दो वैल्यूज, 2.2 डिवाइडेड बाय
13.8% माइनस 10%, कितना आ रहा है बताना? 2.2 डिवाइडेड बाय 3.8%, तो ये करने पे आ रहा है 57.89, ठीक है 57.89। और आखिरी में जो सी वाला पार्ट है, ठीक है, उसको भी देखो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं फटाफट से। इसमें वो क्या बोल रहा है, बीटा जो है वो क्या हो गया 1.2 से चेंज होकर 1.3 हो गया। पहले बीटा कितना था 1.2 था, अब 1.2 से चेंज होकर कितना हो गया 1.3 हो गया। अब बीटा में अगर चेंज आ रहा है, ठीक है, बीटा में अगर चेंज आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है आरई जो है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपका आरई भी चेंज हो जाएगा। तो देखो सी वाले पार्ट में क्या क्या चीज है, आरएफ जो है वो कितना 9% है, आरएम जो है वो कितना है 13% है, और बीटा जो है वो 1.2 की जगह कितना हो गया 1.3 हो गया, ठीक है। और ग्रोथ रेट आपको क्या करना है 7% ही लेना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं सीपीएम यूज करके। आरएफ 9 प्लस आरएम माइनस आरएफ 13 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1.2 की जगह 1.3 लिख रहे हैं, कितना आ रहा है देख लो, 13 माइनस 9 हो गया 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 हो गया 5.2, 9 प्लस 5.2 कितना हो गया 14.2%, ठीक है। और अब यहां पर आपका जो शेयर प्राइस हो क्या आ रहा है देख लो, D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस जी, यहां पर भी आपका ग्रोथ रेट 7% ही है, तो आपका D1 भी क्या होगा सेम ही आएगा जो सबसे पहले था 2.14, ओके। तो 2.14 डिवाइडेड बाय 14.2% माइनस 7%, कितना हो गया देख लो। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है वैसे देखे जाए तो, बस वही है कि आपने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक नहीं करना चाहिए और क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो 2.14 डिवाइड बाय 7.2%, ये करने पे कितना हो गया 29.72। इसी के साथ जो है हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। देखो ग्रोथ रेट अगर चेंज होगा तो आपका D1 भी चेंज हो जाएगा। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जहां पर हमारा ग्रोथ रेट चेंज हुआ वहां पर आपका D1 भी चेंज हो गया। जैसे यहां पर बी वाले पार्ट में हमारा ग्रोथ रेट चेंज हुआ 7 से 10 हो गया, ठीक है, तो हमारा D1 भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गया, 2.14 की जगह कितना हो गया 2.2 हो गया, ठीक है। बीटा अगर चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपका आरई भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर बीटा हमारा 1.3 हो गया, अकॉर्डिंगली क्या हो गया आरई चेंज हो गया, 13.8% की जगह कितना हो गया 14.2% हो गया, ठीक है। वही अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम बढ़ रहा है तो आपका आरई भी क्या होगा इतने से ही बढ़ जाएगा, जो कि हमारा पार्ट ए में हो रहा था, ओके। चलो मजा आ गया, एग्जाम में आते हो और ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब मजा आ गया है तो एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, मतलब पूरा ही सेम है सिर्फ फिगर्स चेंज है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, सिर्फ फिगर्स चेंज है, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग एज इट इज कॉपी पेस्ट है पूरी। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 जो है ये होमवर्क में लिखना, आप रीड कर लो, क्वेश्चन पूरा एज इट इज ड्राफ्ट किया गया है, सिर्फ फिगर्स चेंज है। प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, ओके। चलो लिख लिया था सभी ने इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने 13 सॉल्व किया, ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बट वही है कि इंटरप्रिटेशन में मात खा जाओगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि कोई स्टूडेंट कुछ अलग ले ले, कोई स्टूडेंट कुछ अलग ले ले, वैसे तो अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन भी अलग अलग आएगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आईसीआई जो आपको मार्क्स नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर इंटरप्रिटेशन अलग बन सकता है, ठीक है। यहां पर कोई स्टूडेंट ऐसा ले सकता है कि तीनों चीजें क्या हो रही है साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है, और फिर वो क्या कर रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल रहा है वैसे। बट अगर आप बहुत माइन्यूटली क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो देखो हर चीज के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो इससे क्या चीज समझ में आ रही है, हर चीज के बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इससे हमें क्या चीज समझ में आ रही है कि आपको हर फैक्टर में जो चेंज हो रहा है उसको इंडिपेंडेंटली कंसिडर करना है, ओके। हाँ यहां पर अगर एंड रहता था, एंड रहता था, इसका मतलब क्या है, यहां पर ये एंड रहता था, अगर एंड रहता था इसका मतलब क्या है, ये तीनों ही फैक्टर्स में क्या हो रहा है साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, वैसा आपको लेना पड़ेगा, ओके। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 70, क्वेश्चन नंबर 70 होमवर्क में 70, क्वेश्चन नंबर 70 होमवर्क में 70, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको रीड करना स्टार्ट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
एंड ये जब आया था पेपर में, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा करेक्ट नहीं कर पाए थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी मार्क्स ही नहीं मिला था, बट बहुत कम स्टूडेंट्स इसको पूरा करेक्ट कर पाए थे, ठीक है, जिनको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिले थे वैसे बहुत कम स्टूडेंट्स थे। ठीक है, रीड करो क्वेश्चन नंबर 3। You are interested in buying some equity stocks of RK Limited. The company has three divisions operating in different industries. ठीक है, एक कंपनी है आरके लिमिटेड एंड कंपनी के 3 डिविजन है और तीनों डिविजन जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। वैसा डिवीजन ए कैप्चर्स 10% ऑफ इट्स इंडस्ट्री सेल्स विच इज फोरकास्टेड टू बी ₹50 करोड़ फॉर द इंडस्ट्री। ठीक है, डिवीजन ए जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है उस इंडस्ट्री का फोरकास्टेड सेल्स कितना है? 50 करोड़ से। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। डिवीजन ए का फोरकास्टेड सेल्स 50 करोड़ नहीं है। डिवीजन ए का फोरकास्टेड सेल्स 50 करोड़ नहीं है। पढ़ो वो लाइन आप अच्छे से। क्या बोला है? डिवीजन ए जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है उस इंडस्ट्री का फोरकास्टेड सेल्स कितना है? 50 करोड़ से। ओके, इसके बाद और एक और चीज बोला है उसी लाइन में कि डिवीजन ए जो है इंडस्ट्री का जितना सेल हो रहा है उसका कितना सेल कैप्चर करती है? 10%। ओके, मतलब डिवीजन ए का जो मार्केट शेयर है वो कितना? 10% है। इंडस्ट्री का जितना भी सेल होगा उसका जब आप 10% कर दोगे तो क्या होगा? डिवीजन ए का सेल्स निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली यहां पर 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10% जब हम करेंगे तो क्या होगा? 5 करोड़ आएगा और वो क्या रहेगा? डिवीजन ए का सेल्स। ओके, वैसे ही आगे रीड करना। Division B and C captures 30% and 2% of the respective industry sales, which are expected to be ₹20 crores and ₹8.5 crores respectively. तो यहां पर आप मुझे कमेंट करके बताओ डिवीजन बी का सेल्स कितना है? डिवीजन बी का सेल्स कितना है? कमेंट करो फटाफट से। डिवीजन बी का सेल्स कितना है? डिवीजन बी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उस इंडस्ट्री का फोरकास्टेड सेल्स है 20 करोड़ और डिवीजन बी का जो मार्केट शेयर है वो 30% है। तो डिवीजन बी का सेल्स कितना रहेगा? 20 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 30%। तो ये करने पे क्या होगा? 6 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, और डिवीजन सी का सेल्स कितना रहेगा? डिवीजन सी का सेल्स 8.5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2%। ठीक है, 8.5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2% करने पे कितना आएगा? 0.17। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 2%, हाँ 0.17 करोड़। तो क्वेश्चन रीड करते करते हमने 3 चीजें निकाल ली, डिवीजन ए का सेल्स, डिवीजन बी का सेल्स, डिवीजन सी का सेल्स। यहां पे देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, ए बी सी, इनके जो सेल्स है हमने निकाल लिए। कितने कितने थे? 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10% करने पे 5 करोड़ आया था। 20 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 30% करने पे 6 करोड़ आया था एंड 8.5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2% करने पे 0.17 आया था। ठीक है, आगे रीड कर रहे हैं। डिवीजन ए ट्रेडिशनली हैड 5% नेट इनकम मार्जिन, whereas division B and C had 8% and 10% net income margin respectively. चलो अब मैं आपको एक और चीज पूछ रहा हूं, डिवीजन ए जो है उसका नेट इनकम बताओ। डिवीजन ए का नेट इनकम बताओ। डिवीजन ए का सेल्स कितना है? 5 करोड़ है और डिवीजन ए का नेट इनकम मार्जिन कितना है? 5% है। तो आप इजीली नेट इनकम बता ही सकते हो, कितना रहेगा बताओ? 5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 5%। ठीक है, 5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 5%, ये करने पे कितना आएगा? 0.25 आएगा, है ना। आप भी ऐसा रफ में लिखते जाओ, बाद में हम पूरा अच्छे से सॉल्यूशन लिखेंगे, बट ऐसा रफ में लिख लो तो क्या होगा? हमने समराइज कर दिया पूरा डेटा, वैसा हो जाएगा। डिवीजन बी का नेट इनकम कितना है बताना। डिवीजन बी का नेट इनकम, तो डिवीजन बी का जो है नेट इनकम मार्जिन कितना है? 8% है। ठीक है, 8% है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 8% करने पे कितना होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 8% करने पे कितना होगा? 0.48 आ जाएगा। ओके, और डिवीजन सी का नेट इनकम कितना रहेगा? का 10% है नेट इनकम मार्जिन, तो 0.17 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये करने पे क्या होगा? 0.017 हो जाएगा, है ना। 0.017। यहां तक हमने पूरा पढ़ लिया है। आगे देखो, आरके लिमिटेड हैज 3 लाख शेयर्स ऑफ इक्विटी स्टॉक आउटस्टैंडिंग विथ सेल एट ₹250। आपको P0 दिया है। करंट शेयर प्राइस कितना है? करंट शेयर प्राइस कितना है? 250 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है? 3 लाख है। ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है? 3 लाख। आगे पढ़ना। द कंपनी हैज नॉट पेड डिविडेंड सिंस इट स्टार्टेड इट्स बिजनेस 10 years ago। ठीक है,
ये कंपनी को जो ऑपरेट करते करते 10 साल हो गए और 10 साल में कंपनी ने कभी भी डिविडेंड बांटा ही नहीं है, ठीक है। However, from the market sources you come to know that RK Limited will start paying dividend in 3-year times and the payout ratio is 30%. इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ? RK Limited will start paying dividend in 3 years time and payout ratio is 30%. इसका मतलब क्या होगा? क्या पहले साल, ठीक है, कंपनी कुछ भी डिविडेंड बांटेगी? नहीं। दूसरे साल नहीं। तीसरे साल हाँ। तो फ्रॉम थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स ये जो कंपनी है आरके लिमिटेड ये डिविडेंड बांटना स्टार्ट कर देगी। और पे आउट रेशियो कितना रहेगा? 30%, ठीक है। हर साल पे आउट रेशियो कितना रहेगा? 30%। आगे, एक्सपेक्टिंग दिस डिविडेंड यू वुड लाइक टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर 5 years, ठीक है। अब हमें देखो मार्केट से खबर मिली आरके लिमिटेड जो है क्या करेगी? डिविडेंड बांटना स्टार्ट करेगी। बट कब बांटना स्टार्ट करेगी? 3 साल मतलब थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो बांटना स्टार्ट करेगी, ठीक है। मार्केट में होता है ना कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो मार्केट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि आरके लिमिटेड ये जो कंपनी है ये थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो डिविडेंड बांटना स्टार्ट कर देगी। इसके लिए हमने क्या सोचा कि हम अब क्या करेंगे, ये जो कंपनी के स्टॉक है ना, ठीक है, ये जो कंपनी का शेयर है हम इसको 5 साल तक क्या करेंगे? होल्ड करके रखेंगे, कि 5 साल तक हम इन्वेस्टेड रहेंगे इस कंपनी के शेयर्स में, वैसा। ओके, तो आगे रीड करो अब। By analyzing the past financial statements, you have estimated that RK Limited's required rate of return, डिस्काउंटिंग का रेट आपको दे दिया है, कितना है? 18%। एंड पी रेशियो कितना है? इज 10 फॉर द नेक्स्ट ईयर। पी रेशियो 10 कब रहेगा? नेक्स्ट ईयर में, मतलब कब? फर्स्ट ईयर के एंड में। फर्स्ट ईयर के एंड में पी रेशियो कितना रहेगा? 10 रहेगा। एंड ऑन एंडिंग पी रेशियो ऑफ 20 एट द एंड ऑफ 5th ईयर आर अप्रोप्रिएट। फर्स्ट ईयर के एंड में पी रेशियो रहेगा 10 और 5th ईयर के एंड में पी रेशियो रहेगा 20। ओके, रिक्वायर्ड क्या क्या पूछा है देखो। वुड यू परचेज आरके लिमिटेड इक्विटी एट दिस टाइम बेस्ड ऑन योर 1 year फोरकास्ट। हम 1 साल के फोरकास्ट पे आपको बताना है, 1 साल के फोरकास्ट पे आपको बताना है कि क्या हम आरके लिमिटेड के शेयर को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ठीक है। मतलब पूरा 5 साल का जो फोरकास्ट था ना वो लेना ही नहीं है, सिर्फ 1 ही साल का फोरकास्ट लेना है और हमें बताना है कि क्या हम आरके लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। ओके, तो बहुत ही सिंपल हो गया, पहला वाला पार्ट तो बहुत सिंपल हो गया। सेकेंड पार्ट, इफ यू एक्सपेक्ट अर्निंग्स टू ग्रो एट द रेट ऑफ 15% कंटिन्यूअसली, हाउ मच आर यू विलिंग टू पे फॉर द स्टॉक ऑफ आरके लिमिटेड। थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है इस क्वेश्चन में। अब ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है? इफ यू एक्सपेक्ट अर्निंग्स टू ग्रो एट द रेट ऑफ 15% कंटिन्यूअसली, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अर्निंग्स जो है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? 15% से हिसाब से हर साल ग्रो कर रही है, हर साल, ठीक है। फर्स्ट ईयर एंड ऑनवर्ड्स ही क्या हो गया? अर्निंग्स तो ग्रो करना स्टार्ट हो गई। कितने परसेंट से? 15% से। और ये जो ग्रोथ रेट 15% का है क्या है? इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, क्या है? इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए है। ओके, तो उस हिसाब से अब आपको बताना है कि हम जो है कितना पैसा देने को तैयार रहेंगे आरके लिमिटेड के स्टॉक के लिए। ओके, इग्नोर टैक्सेशन, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो आपको पहले 5 साल के दे रखे हैं। तो क्वेश्चन अच्छा है, हाँ। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है, करेक्ट है कि नहीं? आप जो बोल रहे हो कि यहां पर भी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है क्या? हाँ, यहां पर भी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे समझ में आया? आपको करंट शेयर प्राइस तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, ठीक है, और बाद में वो आपको पूछ रहा है कि क्या हम, ठीक है, 1 year के फोरकास्ट के बेसिस पे ये कंपनी के शेयर खरीदेंगे या नहीं। तो उसके लिए आप पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे और बाद में अपना डिसीजन बताओगे, ठीक है, कंपेयर करके। वैसे तो पहले वाले पार्ट में भी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, बट उसके लिए आपको सिर्फ 1 ही साल का फोरकास्ट का डेटा यूज में लेना है। और सेकंड वाले पार्ट में भी आपको क्या करना है? इंट्रिंसिक वैल्यू ही निकाल के बताना है कि जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी वही हम क्या है देने को तैयार है, इतना ही रुपया हम देने को तैयार है वो कंपनी के शेयर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें? फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ठीक है, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर देना। ये जो कंपनी है आरके लिमिटेड, ठीक है, उसका ओवरऑल नेट इनकम कितना है? ध्यान से सुनो मैंने जो पूछा है और फिर आंसर करना। आरके लिमिटेड ये कंपनी का ओवरऑल नेट इनकम कितना है? मैंने इंडिविजुअल डिवीजन का नेट इनकम नहीं पूछा, ओवरऑल कंपनी का नेट इनकम पूछा है। आरके लिमिटेड ये जो पूरी कंपनी है, ठीक है, इसका ओवरऑल नेट इनकम बताना है। आरके लिमिटेड में 3 डिवीजन है, ठीक है, और तीनों डिवीजन के हमने नेट इनकम निकाल लिए। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि ये जो पूरी कंपनी है इसका ओवरऑल नेट इनकम क्या रहेगा। तो हम क्या करेंगे? डिवीजन ए का नेट इनकम प्लस डिवीजन बी का नेट इनकम प्लस डिवीजन सी का नेट इनकम क्या होगा?
0.25 प्लस 0.48 प्लस 0.017। ठीक है, ये करने से क्या होगा, पूरे कंपनी का, ठीक है, क्या होगा, नेट इनकम निकल के आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, और 0.747। ठीक है, 0.747। ठीक है, एक बार फटाफट से ये लिख लो। ठीक है, ये जो चीज है ना हमने जो लिखा था पूरा, इसको क्या करो, एक बार पूरा टेबल में लिख के बता दो। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फटाफट से आप सभी लिख लो ये चीज। 3 कॉलम्स बना लेना, 3 कॉलम्स। पर्टिकुलर्स हो गया, फिर सेल्स एंड नेट इनकम। डिवीजन ए, डिवीजन बी एंड डिवीजन सी। डिवीजन ए का सेल्स जो है क्या आया था हमारा, 5 करोड़ आया था। ठीक है, बता दे रहे कैसे आया। ठीक है, बता दे रहे कैसे आया, तो 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10% करके, ये बताते जाना। ये 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10% करके 5 करोड़ आ रहे हैं, सभी फिगर्स करोड़ में। डिवीजन बी का सेल्स कैसे निकाला था हमने, 20 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 30% करके। ठीक है, फटाफट से आप सभी लिखते जाओ। ये 6 करोड़ आ रहे हैं। और डिवीजन सी का हमने क्या करा था, 8.5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2%, तो ये करने पे क्या आया था, 0.17 आया था। ओके, नेट इनकम बाद में हमने कैसे निकाला था, जो भी उस पर्टिकुलर डिवीजन का सेल्स है मल्टीप्लाइड बाय उस पर्टिकुलर डिवीजन का नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है डिवीजन ए का, वो कितना है, 5% ही है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5%, ये करने पे कितना होगा, 0.25। फिर उसके बाद 6 मल्टीप्लाइड बाय डिवीजन बी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है, 8% है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 8%, ये करने पे कितना आएगा, 0.48। और डिवीजन सी का जो है नेट इनकम कितना रहेगा, 0.17 मल्टीप्लाइड बाय 10%, कितना आ रहा था, 0.017। और इनको जब हम ऐड कर रहे थे तो आप लोगों ने बताया कितना आया, ये 0.747। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट बोल सकते हो आप। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ आरके लिमिटेड कितना है, 0.747 करोड़। सभी फिगर्स करोड़ में। यहां तक कोई डाउट? एक स्टूडेंट है हर्षा, वो पूछ रही कि बैच बाय करने के डिटेल्स क्या है। हर्षा, मैं देखो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है यहां पर कमेंट कर रहा हूं। ओके, तो वहां से आप ज्वाइन कर पाओगे, या फिर देखो मैं आपको बैच की लिंक ही प्रोवाइड कर दे रहा हूं, एक सेकेंड। और वहां से ही आप परचेस कर सकते हो बैच डायरेक्टली। एक सेकेंड, हर्षा मैंने आपको बैच परचेस करने की जो लिंक है ना वो आपको दे दी है, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है ना वो CA शुभम अग्रवाल AFM करके। ठीक है, तो वहां पर आपको टेलीग्राम पे आप जब सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल दिख ही जाएगा, और मे बी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी। ठीक है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तो वहां पर ही आपको जो है ऊपर कोई मैसेज पे जो है लिंक दिख जाएगी बैच परचेस करने की, या फिर आप वहां पर मैसेज कर देना। ठीक है, तो वहां से भी आप परचेस कर पाओगे, या फिर आप ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो। ठीक है, इस पे मैसेज कर देना, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी भेजा है। ठीक है, इस पे आप मैसेज कर देना। ओके, चलो यहां तक समझ में आ गया है क्या? 0.747 करोड़ जो हमारा है, यहां तक समझ में आ गया कि जो आरके लिमिटेड है, ठीक है, इस कंपनी का जो ओवरऑल नेट इनकम है वो कितना है, 0.747 है। ओके, और ये है ना एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 का है। ठीक है, यहां पर भी आप समझो, क्वेश्चन में जो एक वर्ड था उसको पकड़ना, क्या दिया है, फोरकास्टेड। ठीक है, पहले साल इतनी सेल्स होगी, डिवीजन ए जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है उस इंडस्ट्री का सेल्स पहले साल 50 करोड़ होगा, ये हमने एक अनुमान लगाया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये जो हमने फिगर निकाली है ये क्या है, एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 की है। समझ में आ गया? ठीक है, ये क्या है आपका, एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 का है।
क्लियर? अब यहां पर अगर मैं आपको पूछता हूं कि अर्निंग्स पर शेयर क्या रहेगा, कि मिस्टेक मत करना, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1, जो आरके लिमिटेड ये पूरी जो कंपनी है, ठीक है, इसका अर्निंग्स पर शेयर आप मुझे बता दो एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 क्या रहेगा। अब अर्निंग्स पर शेयर निकालने का जो फॉर्मूला है वो तो क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो निकाल लिया ना, ये रहा, पूरे कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना है, 0.747 करोड़ है, ये हमने लिख दिया 0.747 करोड़, डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, आरके लिमिटेड के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, ये करोड़ में लिखा है हमने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा करोड़ में। क्वेश्चन में चेक करो क्या आपको किधर लिखा हुआ दिख रहा है, आरके लिमिटेड के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, आरके लिमिटेड के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है बताना। आरके लिमिटेड हैज 3 लाख शेयर्स ऑफ इक्विटी स्टॉक आउटस्टैंडिंग, ये क्लियरली देखो लिखा हुआ है ये चीज, आरके लिमिटेड हैज 3 लाख शेयर्स ऑफ इक्विटी स्टॉक आउटस्टैंडिंग। अगर यहां पर कोई स्टूडेंट ने गलती से भी 3 लिख दिया तो उसका हो जाएगा पूरा गलत। इसके पीछे का रीजन क्या है, हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करोड़ में लिखा है, तो हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग भी करोड़ में लिखना पड़ेगा। तो 3 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मेनी करोड़, 0.03 करोड़। समझ में आ गया, ठीक है। 100 लाख यानी 1 करोड़ होता है ना, तो 3 लाख यानी कितने करोड़ होंगे, 3 डिवाइडेड बाय 100 यानी कितना हो गया, 0.03। समझ में आ गया, ओके। तो यहां पर आपका अर्निंग्स पर शेयर जो है क्या आ रहा है देख लो, 0.747 डिवाइड बाय 0.03। नेहा ने कमेंट किया 24.9 रुपीज, 24.9 पर शेयर, रुपीज 24.9 पर शेयर, लिख लिया यहां तक सभी ने। तो हमने अर्निंग्स पर शेयर निकाल लिया एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1, और वो कितना आ रहा है, 24.9 आ रहा है, ओके, बहुत बढ़िया। अब फर्स्ट ईयर के एंड में पी रेशो क्या क्वेश्चन में दिया था कि नहीं, फर्स्ट ईयर के एंड में पी रेशो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है या नहीं, चेक करो, दिया है, ये रहा। जब बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना तो उसको हाईलाइट करते जाना, जैसे यहां पर मैंने हाईलाइट किया है ना इंपॉर्टेंट पोर्शन, वैसे आपको पूरा हाईलाइट करते जाना है कि ये चीजें काम की है, इनको हमें यूज में लेना पड़ेगा सोल्यूशन लिखते वक्त। यहां पर देखो लिख रखा है कि पी रेशियो ऑफ 10 फॉर द नेक्स्ट ईयर, और यहां पर मैंने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो है पी रेशियो क्या रहेगा, 10 रहेगा, है ना। तो पी रेशियो देखो मैं लिखते जा रहा हूं, पी रेशियो एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 जो है वो कितना है, 10 टाइम्स है। आप मुझे बताओ क्या इन दोनों चीजों को हम यूज में लेके कुछ चीज निकाल पाएंगे या नहीं, बताओ। अर्निंग्स पर शेयर है हमारे पास में 24.9, पी रेशियो भी कितना है, 10 टाइम्स। क्या चीज हम निकाल सकते हैं, क्या चीज हम निकाल सकते हैं बताना, क्या चीज हम निकाल पाएंगे। एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1, ठीक है, करेक्ट। क्या रहेगा बताओ, शेयर प्राइस एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 क्या रहेगा, शेयर प्राइस एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 क्या रहेगा, 24.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना आ रहा है, 249 आ रहा है, ठीक है, 249 आ रहा है। क्या ये पहले पार्ट का आंसर है, ये भी बता दो, क्या ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है क्या। फर्स्ट पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, वुड यू परचेज आरके लिमिटेड इक्विटी एट दिस टाइम बेस्ड ऑन योर 1 ईयर फोरकास्ट। तो क्या आप ये 249 और 250 को कंपेयर करोगे या और कुछ फिगर कंपेयर करना पड़ेगा 250 से, क्या आप ये 249 और 250 कंपेयर कर सकते हो, बताओ। इज 249 एंड 250 कंपेरेबल, बताओ ये दो फिगर्स कंपेरेबल है या नहीं, नहीं है, ठीक है। आप 249 और 250 कंपेयर नहीं कर सकते, रीजन भी सुनो, ये 250 जो है ये क्या है, करंट शेयर प्राइस है, एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0 का शेयर प्राइस है, और ये जो 249 है ये एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 का शेयर प्राइस है। इसको पहले आपको एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0 लेके आना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको पहले एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0 लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और क्या कंपनी फर्स्ट ईयर के एंड में कुछ भी डिविडेंड बांट रही है, आपको सिर्फ क्योंकि एक ही साल का फोरकास्ट यूज में लेना है, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए आपको सिर्फ एक ही साल का फोरकास्ट यूज में लेना है, तो क्या कंपनी फर्स्ट ईयर के एंड में कुछ भी डिविडेंड बांट रही है,
करेक्ट है, जिन्होंने भी पीवी वगैरह बताया करेक्ट है वो चीज, प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा, करेक्ट है, ठीक है। अभी जो मैंने पूछा उसका आंसर दो, क्या कंपनी फर्स्ट ईयर के एंड में कुछ भी डिविडेंड बांट रही है? नहीं बांट रही है, कि डिविडेंड बांटना तो कब से स्टार्ट होगा? थर्ड ईयर से, क्वेश्चन में लिखा था क्लियरली। तो यहां पर एकदम ध्यान से देखो, ठीक है, जो यहां पर मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूं इसको एकदम ध्यान से देखना। ये एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0 है, ये एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1, ठीक है। एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 जो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस है वो कितना है? 249 है, ठीक है। और डिविडेंड है क्या? कुछ भी नहीं, डिविडेंड क्या है? 0 है। एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 जो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस है वो 249 रुपीज का है, और कंपनी कुछ भी डिविडेंड नहीं बांट रही, इसके लिए वो क्या है? 0 है। अब इन दोनों ही फिगर्स का हमें क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ये 0 का तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? 0 ही आएगा। और ये 249 का जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या आने वाला है बताओ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 249 डिवाइडेड बाय, डिस्काउंटिंग का रेट क्या है? ये वाले क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग का रेट क्या है? 18% है, ठीक है, 18% है। तो 249 डिवाइडेड बाय 1.18, 249 डिवाइडेड बाय 1.18, ठीक है, कितना आ रहा है? कर लो, 249 डिवाइडेड बाय 1.18, ये करने पे कितना आ गया? 211.02, ठीक है, 211.02। और यही आपका क्या आ गया? इंट्रिंसिक वैल्यू जो है एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0 जो है, यही कितना आ जाएगा आपका? 211.02 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी अगर कुछ डिविडेंड भी बांट रही होती थी तो उसका भी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता था, और फिर उन दोनों को हम ऐड करते थे, ठीक है। ये 211.02 जो हमारा आया था वो, और जो फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी जो डिविडेंड बांट रही है उसके प्रेजेंट वैल्यू जो आएगा वो, उन दोनों को हम ऐड करते थे। बट चूंकि यहां पर इस क्वेश्चन में कंपनी कुछ भी डिविडेंड नहीं बांट रही है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में, इसके लिए क्या होगा? इसका जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, मतलब डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 क्या है? 0 है। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू भी निकालोगे तो क्या होगा? 0 ही आएगा। तो 211.02 प्लस 0 करने पे भी क्या होगा? 0 ही आएगा। इसके लिए जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 आया 211.02, वही हमारा क्या रहेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0, 211.02। समझ में आ गया? फैक्टर दे रखा है, ठीक है, तो फैक्टर दे रखा है तो उसको यूज में ले लेना। कितना है? 0.847। तो 249 मल्टीप्लाइड बाय 249 मल्टीप्लाइड बाय 0.847, वो कर लो। और ये करने पे कितना आ रहा है? 249 मल्टीप्लाइड बाय 0.847, ये करने पे आ रहा है 210.90, ठीक है। आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर क्वेश्चन में दे रखा है ना तो फिर वही इस्तेमाल करा करो, ओके। यहां पर भी हम क्या लिखेंगे अब? 210.90। वैसे आप देख रहे होगे कि एकदम ही मामूली सा फर्क था, 0.2 रुपीज वगैरह का, उससे फर्क नहीं पड़ता है सच, ओके। बताओ, ये आंसर नहीं, आपको ये भी बताना था ना कि वुड यू परचेज आरके लिमिटेड इक्विटी एट दिस टाइम बेस्ड ऑन योर 1 ईयर फोरकास्ट। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो। आपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लिया एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0, जो कि कितना आया? 210.90 आ रहा है। एंड करंट शेयर प्राइस कितना है? करंट शेयर प्राइस कितना है? 250 है। इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और कंपैरिजन करने पे क्या मिल रहा है? करंट शेयर प्राइस इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0। तो हम क्या बोलेंगे? शेयर्स आर क्या है? ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है? ओवर प्राइस्ड है। एंड हेंस it is advisable not to purchase the share, not to purchase share of RK Limited, ठीक है। यहां पर हमने फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर दे दिया, करेक्ट, ओके। सेकेंड पार्ट जो है, अब देखो उसका हम आंसर लिख रहे हैं, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी थी। क्या थी वो एडिशनल इंफॉर्मेशन? कि जो ग्रोथ रेट है वो कितना है? 15% का है, और वो क्या रहेगा? इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक रहेगा, ओके। इफ यू एक्सपेक्ट अर्निंग्स टू ग्रो एट द रेट ऑफ 15% कंटिन्यूअसली, हाउ मच आर यू विलिंग टू पे फॉर द स्टॉक ऑफ आरके लिमिटेड। अब यहां पर देखो हमें क्या करना है?
जो डेटा पूरा क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, जो 5 साल का पूरा डेटा दिया था ना क्वेश्चन में, वो पूरा आपको यूज में लेना है। और ये वाली एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और यूज में लेना है कि जो अर्निंग्स का ग्रोथ रेट है वो कितना है, 15% है, ठीक है। टेबल बनाएंगे, ठीक है। यहां पर एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड क्या है, 5 साल का है, ओके। तो यहां पर देखो हम एक टेबल बना रहे हैं, ईयर, देन अर्निंग्स पर शेयर, फिर डिविडेंड पर शेयर, देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 18%, आखिरी कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू का। तो 1 2 3 4 5। आप मुझे बताओ अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 कितना है, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 कितना है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट वाले पार्ट में ये चीज निकाली थी। अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 कितना है, 24.9 है, ठीक है। ये हमने लिख दिया 24.9। अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 2 कितना रहेगा, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 2 कितना रहेगा। अर्निंग्स का जो ग्रोथ रेट है वो 15% है, फटाफट से ग्रो करते जाओ इसे। 24.9 प्लस 15% कितना आ रहा है, 28.635, ठीक है। या फिर अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करके लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 28.64 भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बाद में और 15% बढ़ा दो, कितना आ रहा है, 32.93, 32.93। और 15% बढ़ाने पे कितना आ रहा है, 37.87। और 15% बढ़ाने पे कितना आ रहा है, 43.55, ठीक है कि नहीं। यहां तक लिख लिया सभी ने। हमने क्या करा, पहले 5 साल का अर्निंग्स पर शेयर निकाल लिया, ठीक है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट ईयर का अर्निंग्स पर शेयर निकाल लिया था पहले ही वाले पार्ट में। फिर हमने क्या करा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर, इन 4 का भी हमने क्या करा, अर्निंग्स पर शेयर निकाल लिया। कैसे, 15% बढ़ा के, और कुछ नहीं। अब फर्स्ट ईयर का डिविडेंड पर शेयर क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड पर शेयर, पे आउट रेशियो कितना है, पे आउट रेशियो कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो पे आउट रेशियो कितना है, 30% है। किन किन स्टूडेंट्स को यह लगता है कि यहां पर हमें 24.9 मल्टीप्लाइड बाय 30% करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का अर्निंग्स पर शेयर 24.9 मल्टीप्लाइड बाय 30%। ये सही है कि गलत है, सिर्फ इतना बताओ, सही है कि गलत है। अगर आपने 24.9 मल्टीप्लाइड बाय 30% कर दिया, गलत, ठीक है, 0 मार्क्स वैसा हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था कंपनी डिविडेंड देना कब से स्टार्ट करेगी, 3rd ईयर से, ठीक है। तो पहले 2 साल कुछ भी डिविडेंड है क्या, नहीं। यहां पर आपको 0 लिखना पड़ेगा। पहले 2 साल डिविडेंड पर शेयर क्या है, 0 है, ठीक है। अब थर्ड ईयर डिविडेंड पर शेयर क्या रहेगा, अब आप करोगे थर्ड ईयर का अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 30%, 32.93 मल्टीप्लाइड बाय 30%, ये करने पे आ गया 9.88। मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहा हूं, 9.88, ठीक है। इसके बाद 37.87 मल्टीप्लाइड बाय 30%, ये करने पे आ रहा है 11.36। देन 43.55 मल्टीप्लाइड बाय 30% करने पे आ रहा है 13.065 आ रहा है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या होगा, 13.07 हो जाएगा, ओके। अब आप मुझे एक और चीज बताना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर पे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स चेक कर रहे हैं, दे रखा है ना, ठीक है, तो इस्तेमाल करेंगे। 0.847, देन 0. क्या है 718, 0.609, 0.516 और आखिरी में है 0.437। प्रेजेंट वैल्यूज निकालते जाना, डिविडेंड पर शेयर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो ने मल्टीप्लाई करते जाओ तो प्रेजेंट वैल्यूज निकलते जाएगी। तो इसका तो 0 ही आएगा, अभी 0 आएगा। अब 9.88 मल्टीप्लाइड बाय 0.609, 9.88 मल्टीप्लाइड बाय 0.609, ये कितना आ रहा है 6.02। यहां पर मैं सब फिगर्स को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहा हूं, ओके। 11.36 मल्टीप्लाइड बाय 0.516, ये करने पे आ रहा है 5.86 और आखिरी 13.07 मल्टीप्लाइड बाय 0.437, ये करने पे कितना आ रहा है 5.71। सभी का सेम आ गया, एक बार कमेंट करके बताओ सभी का सेम आया कि नहीं। 13.07 मल्टीप्लाइड बाय 0.437, हाँ सेम आ रहा है 5.71। अब हम क्या करेंगे, आखिरी वाले कॉलम में जो भी फिगर्स आई है इन सब का हम एडिशन करेंगे। तो 0 + 0
प्लस 6.02, ठीक है 6.02 प्लस 5.86 प्लस 5.71, ये करने पे आ गया 17.59, 17.59। ओके, ठीक है कि नहीं। अब टर्मिनल वैल्यू जो हमें निकालना है फिफ्थ ईयर के एंड में, ठीक है, टर्मिनल वैल्यू हम निकालेंगे ना फिफ्थ ईयर के एंड में, उसको निकालने के दो तरीके, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टर्मिनल वैल्यू जब हम निकालेंगे फिफ्थ ईयर के एंड में, उसको निकालने के दो तरीके, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, और दोनों तरीके से आंसर अलग अलग आएगा, दोनों तरीके से आंसर अलग अलग आएगा। एक तो हम क्या बोलेंगे कि सिक्स्थ ईयर एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, सिक्स्थ ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो है क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट, ये 15% का ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करके क्या करेंगे, फिफ्थ ईयर के एंड में जो शेयर प्राइस है वो निकाल लेंगे वैसा। फिर वो जो हमारा टर्मिनल वैल्यू आएगा उसका भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, ये चीज ऐड कर देंगे 17.59, हमारा क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगा एट ए टाइम t = 0, ठीक है। बट हम वैसा नहीं कर रहे, हम वैसा नहीं कर रहे। ओके, एक डाउट आया स्टूडेंट का, पहले वो क्लियर करा देता हूं। अर्पिता कह रही है कि अर्निंग्स पर शेयर का प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं किया, ठीक है, सिंपल सी चीज है ये तो। आप मुझे बताओ अर्पिता, अगर आप कोई कंपनी का शेयर खरीदते हो, ठीक है, तो कंपनी ने उस शेयर पे कितना कमाया वो मिलता है आपको, कि कंपनी ने कितना डिविडेंड बांटा एक शेयर के पीछे वो मिलता है आपको, ठीक है। आपका कैश इनफ्लो क्या रहता है, जब भी आप कोई भी कंपनी के शेयर खरीदते हो, ठीक है, तो आपके लिए कैश इनफ्लो क्या रहेगा, अर्निंग्स पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर। शेयर होल्डर के लिए जो है कैश इनफ्लो क्या रहेगा, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो हम कभी भी क्या करते हैं, जो हमारे कैश इनफ्लोज रहते हैं, ठीक है, या आउटफ्लोज रहते हैं, उनका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ये जो अर्निंग्स पर शेयर है दैट इज नॉट अ कैश फ्लो, बट डिविडेंड पर शेयर जो है वो कैश फ्लो है, ठीक है। तो इसके लिए हम उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, समझ में आ गया। ओके, तो कभी भी अर्निंग्स पर शेयर का प्रेजेंट वैल्यू मत निकालना, कभी भी इसका प्रेजेंट वैल्यू निकलता है डिविडेंड्स का। ओके, चलो, हाँ, तो मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया था कि एक टर्मिनल वैल्यू जो आपको निकालना रहेगा फिफ्थ ईयर के एंड में, आप कैसे निकाल सकते हो, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करके। या फिर यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक दूसरा तरीका और है, ठीक है। अगर आपको पूरा डेटा यूज में लेना है, क्वेश्चन में जो पूरा डेटा दिया था उसको अगर आपको यूज में लेना है, तो आप ये दूसरा तरीका यूज में लो, ठीक है। दूसरा तरीका देखो क्या है, क्या क्वेश्चन में आपको पी रेशियो दिया था फिफ्थ ईयर के एंड में, चेक करो, क्या फिफ्थ ईयर के एंड में जो पी रेशियो रहेगा वो आपको दिया है या नहीं, चेक करना और बताओ। ऑन एंडिंग पी रेशियो ऑफ 20 एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर आर अप्रोप्रिएट, ठीक है, आपको दे रखा है। फिफ्थ ईयर के एंड में जो पी रेशियो रहेगा वो आपको दिया हुआ है। यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं, पी रेशियो एट ए टाइम t = 5 जो है वो कितना है, 20 टाइम्स है। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर दो, शेयर प्राइस क्या रहेगा फिफ्थ ईयर के एंड में, कि शेयर प्राइस क्या रहेगा फिफ्थ ईयर के एंड में, और आपको ये वाला इंफॉर्मेशन यूज में लेना है, ठीक है। फिफ्थ ईयर के एंड में जो कंपनी है आरके लिमिटेड, उसका एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस क्या रहेगा वो आपको बताना है, और आपको ये वाली इंफॉर्मेशन यूज में लेनी है कि फिफ्थ ईयर के एंड में पी रेशियो कितना है, 20 टाइम्स है। चेक करो क्या आपको अर्निंग्स पर शेयर भी पता है, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम t = 5, ये आपको पता है या नहीं, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम t = 5, ये आपको पता है या नहीं। ऊपर वाले टेबल में देखो क्या हमने ये चीज निकाली है, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम t = 5, ये कितना है, 43.55 है, ये 43.55 है, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम t = 5। तो हम इजीली क्या चीज निकाल पाएंगे अब, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट ए टाइम t = 5, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट ए टाइम t = 5, और वो क्या रहेगा, एट ए टाइम t = 5 जो अर्निंग्स पर